नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल है जिससे हम कुछ विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। उसमें बहुजन समाज पार्टी के अंदर मची उथल पुथल है, उसमें अमेरिका के साथ जो व्यापार वाले रिश्ते हैं भारत के और तमाम दुनिया के, इसके अलावा यूक्रेन के साथ जो लड़ाई चल रही है रसिया की, उसमें अमेरिका की भूमिका, उसमें यूरोप की भूमिका, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत आज करेंगे जो कि हमारी इस पॉडकास्ट के मुख्य बिंदु होंगे। इसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें हैं। सुर्खियों की जानकारी आपको देंगे हमारे साथी शार्दुल। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ विकास हैं। स्टूडियो में हमारे साथी प्रकाश केरे भी हैं। प्रकाश अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं। आज से पहले काफ़ी जगहों पर इन्होंने पत्रकारिता की है। इसमें प्रभात खबर जैसा अखबार है उसके साथ लंबे समय तक जुड़े रहे और फिलहाल एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ तिवारी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तमाम प्रतिष्ठित न्यूज़ मैगजीन्स और वेबसाइट्स पर इनके पॉलिटिकल कॉलम्स आते हैं। अमिताभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो हमारी जो आज की बातचीत है, सुर्खियों के बारे में तो शार्दुल बताएंगे, लेकिन एक दो जरूरी चीज़ें हैं जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री के हक की बातें हैं, वो मैं आपसे कर लेना चाहता हूं लगे हाथ। हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट का एकदम नया जो प्रोजेक्ट आया है वो है जो पुलिसिया ज़्यादती है, पुलिसिया उनके यातना की कहानियाँ आती हैं, टॉर्चर के मुद्दे आते हैं बार बार, उसको लेकर हमने एक नया देशव्यापी एक एनएल सेना प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत देश के उन 4, 5, 6 राज्यों को हम बहुत एक्सटेंसिवली कवर करेंगे, वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट्स लाएंगे जिनकी स्थिति पुलिस आज़ादी के मामले में, यानी हिरासत में होने वाली जो मौतें हैं या मारपीट है या पुलिस की ज्यादतियों की कहानियाँ हैं, जिन 5-6 राज्यों में बहुत ज़्यादा हैं एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, उनका दौरा करेंगे। वहाँ से पुलिस की जाति की तमाम वो कहानियाँ लाएंगे और उनके स्टेटस क्या है, उनकी स्थिति क्या है और उस स्थिति में क्या बदलाव हो सकता है, इन सब पे बात करेगी ये पूरी सीरीज़। तो हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को आपकी मदद की ज़रूरत है। इसे जल्दी से जल्दी पूरा करवाने में हमारी मदद करें। हवा का हक हमारा कैंपेन जो कि फाइट टू ब्रीथ के नाम से लगातार चल रहा है और ये 1 साल तक चलेगा कैंपेन। इसके तहत दिल्ली, उसके अलावा पूरे उत्तर भारत के तमाम शहरों की जो हवा है ख़राब है, अमूमन पूरे साल ये हवा ख़राब रहती है। इसको बदलने की क्या तरीके हो सकते हैं, हमारे तमाम जो हुक्मरान हैं, दिल्ली में बैठे लोग हैं, जिनसे उम्मीद करते हैं पूरे देश से, जिनको आपने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ही चुनकर भेजा है, और उसके अलावा तमाम जो संस्थाएं हैं वो सब यहीं पर मौजूद हैं। लेकिन साल दर साल हवा ख़राब रहती है दिल्ली की और तमाम शहरों की। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये स्थिति बदले, ये हालात चेंज हो, बदलें और अच्छी हवा, कम से कम वो जो बुनियादी हक है आम आदमी का, वो मिल सके। उसके लिए एक दबाव बनाया जा सके, लोगों को जवाबदेह बनाया जा सके। छोटे मोटे जो हमारे तमाम जो सब्सक्राइबर थे, जो तमाम श्रोता थे, जो हमारे दर्शक थे, उनकी बार बार एक ये आती थी कि न्यूज़ लॉन्ड्री के जो सब्सक्रिप्शन हैं वो, उसमें छोटे सब्सक्रिप्शन के विकल्प होने चाहिए, कम कीमत वाले सब्सक्रिप्शन के विकल्प होने चाहिए। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमने नए सब्सक्रिप्शन के विकल्प शुरू किए हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करके इस हमारे जो छोटे नए विकल्प हैं सब्सक्रिप्शन के, उनको चुन सकते हैं और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कुछ जानकारियाँ थी। पैनल का मैंने आपसे जिक्र कर दिया, आज जो बातें होने वाली हैं महत्वपूर्ण, उनका जिक्र कर दिया, लेकिन मैं चाहूँगा कि शार्दुल सबसे पहले इस जो हफ्ते की बड़ी सुर्खियां हैं उन सुर्खियों के बारे में बात करें। जी अतुल, तो इस हफ्ते सुर्खियों में अमेरिका के नए राष्ट्रपति और जैसा मैंने पहले भी कहा, सरफिरे नारंगी व्यक्ति छाए रहे, है ना। तो आपने बहुत सारी तो कट हटा दी हैं उसमें से जैसी जिसकी श्रद्धा। पिछले हफ्ते की सुर्खियों में हमने जिक्र किया था कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच वो मिनरल्स वाली शांति की डील बस होने ही वाली है। तो उसमें भारत में शनिवार और अमेरिका में शुक्रवार की शाम हुआ ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जेडी वांस की यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भिड़ंत हो गई। मीडिया के सामने तुरंत बहस हो गई भिड़ंत कहिए। और इसके बाद ज़ेलेंस्की को संधि पर हस्ताक्षर किए बिना व्हाइट हाउस से चले जाने के लिए कहा गया।
इसके बाद यूरोप के देशों में अफरा तफरी का माहौल बना, अलग अलग बैठकें हुई और एक के बाद एक यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों और यूरोपियन यूनियन के सदस्यों ने ज़ेलेंस्की के समर्थन में बयान दिए, सोशल मीडिया पे यूक्रेन के साथ अपनी सहानुभूति दिखाई और बैठकें भी करी। फिलहाल स्थिति यह है कि यूक्रेन संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी रजामंदी दे चुका है। इसके अलावा ट्रंप ने ये वादा भी किया था कि मार्च के पहले हफ्ते में वो मेक्सिको, कनाडा और चीन पर अतिरिक्त टैरिफ कर लगाएंगे और अमेरिका की जॉइंट पार्लियामेंट, संयुक्त संसद में, मतलब सेनेट और कांग्रेस को, दोनों को उन्होंने जो भाषण दिया उसमें ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य भी बताया और ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में लेने की बात फिर से दोहराई। इसके जवाब में चीन और कनाडा ने अमेरिका पर जवाबी कर लगाने की घोषणा की और ये आश्वासन दिया कि वह अमेरिका के इन कदमों पर चुपचाप नहीं बैठेंगे। मैक्सिको ने कहा कि वो विचार कर रहा है। साथ ही कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने अपने भाषण में ट्रंप के इन कदमों को मूर्खतापूर्ण बताया और उन्हें पुतिन का पक्षधर बताया। लेकिन बीते कल गुरुवार की शाम को अमेरिकी शेयर मार्केट के तेजी से गिरने के बाद ट्रंप ने इन करों को अब 2 अप्रैल तक के लिए पीछे खिसका दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर हैं और उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से यूक्रेन के संबंध में बातचीत की और भारत के साथ व्यापार संबंधी संधि के लेकर भी बातचीत की। लेकिन उनकी यात्रा में एक थोड़ा खलल सा पड़ गया जब ब्रिटेन के चाटम हाउस से निकलते हुए विदेश मंत्री की गाड़ी के सामने एक खालिस्तानी चरमपंथी बैरिकेड तोड़कर लांघकर सामने आ गया और उसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ दिया। भारत ने विदेश मंत्री की सुरक्षा में इस ढिलाई पर कड़ी आपत्ति जताई है और स्पष्ट किया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अधिकारियों की और उसके ऑफिशियल्स की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता। अगली खबर देहरादून से है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार देहरादून के जिला प्रशासन ने 11 मदरसों को राज्य के मदरसा बोर्ड में रजिस्टर न होने की वजह से सील कर दिया है और जिला प्रशासन के इस आदेश की पृष्ठभूमि में देहरादून के डीएम द्वारा पिछले महीने दाखिल की गई एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया था कि देहरादून जिले में 57 मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। मंगलवार 4 मार्च को मुंबई उच्च न्यायालय ने स्पेशल एंटी करप्शन ब्यूरो अदालत के उस आदेश पर स्टे लगा दिया जिसमें सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच पर स्टॉक मार्केट फ्रॉड और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था और एसीबी अदालत ने महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग को ये एफआईआर दर्ज करने का आदेश 1 मार्च को दिया था और अब मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को है। जी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को संभल की जामा मस्जिद के मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं को अपनी अर्जी में मस्जिद को एक विवादास्पद ढांचा बताकर संबोधित करने की इजाज़त दे दी और जो जज थे रोहित रंजन अग्रवाल ने ये इजाज़त तब दी जब वो मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी का वो मामला सुन रहे थे जिसमें वो मस्जिद के अंदर सफ़ेदी कराने की इजाज़त मांग रहे हैं। तो उस सुनवाई के दौरान ही उन्होंने हिंदू याचिकाकर्ताओं को मस्जिद से उसे बदल के विवादास्पद ढांचा ऑफिशियली कहने का आदेश दे दिया। मुझे मतलब इस मामले में बड़ा अफसोस होता है, कोर्ट ने जो दिया है मतलब ये कोई फैसला तो है नहीं, ये तो एक किस्म का ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आया था कि विवादित ढांचा नहीं, विवादित मस्जिद स्ट्रक्चर नहीं, ये जो रिपोर्टिंग करते हैं लॉ पे बार एंड बेंच और इन लोगों ने लिखा था जो आप बता रहे हैं डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। हाँ, ये लिखा उन्होंने। उनको करेक्ट करते हुए मैंने एक्स पर देखा था कि कुछ लोगों ने कहा कि आप ओरिजिनल कॉपी देखिए फिर से, उसमें है विवादित मस्जिद। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं इसको दूसरे तरीके से समझाना थोड़ा सा वो करना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग बैठ के इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं मालूम कि उनका सब्जेक्ट नॉलेज कितना होगा, क्या होगा। थोड़ा सा जब से ये विवाद शुरू हुआ तब से हमने थोड़ा इसको खंगालना शुरू किया। हिस्टोरिकली उस मस्जिद का जिक्र है, संभल एक परगना के तौर पर बाबर जब पहली बार आता है और उसके पहले लोदी के टाइम से संभल एक बहुत महत्वपूर्ण परगना के तौर पर लगातार दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रहा है और वहाँ पर आप
बाबरनामा पढ़िए, बाबरनामा के बाद हुमायूंनामा पढ़िए, हुमायूं के बाद अकबरनामा पढ़िए, उन सब में लगातार आपको मिलेगा कि संभल में इस बार ये गए, यहाँ से लौटते हुए इन्होंने इसको वहाँ का नायब नियुक्त किया, वहाँ से लौटते हुए इसको फलाने को नायब नियुक्त किया। तो संभल कोई ऐसा आइसोलेशन में ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में नहीं पता हो उसकी हिस्ट्री। रिटेन हिस्ट्री जिसका 500 साल का है कम से कम, वो पुख्ता है। और मैं मुगल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मुगल्स से पहले की बात कर रहा हूँ, लोधी टाइप के उससे। उसमें इस तरह की बकवास जब आती है ना कि ये कह दो, विवादित कह दो, तो अननेसेसरी कोर्ट अपने उसको ज्यूरिसडिक्शन के एरिया को स्ट्रेच कर रहा है। नहीं देखिए अतुल, आप तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जा रहे हैं। मेरे लिए तो सिंपल बात है कि बाबरी को भी पहले विवादास्पद ढांचा ही कहा जाना शुरू हुआ था। उसका मस्जिद का क्लेम पहले बंद हो, पहले आप इसे ढांचा कहना शुरू करोगे तो स्टेप बाय स्टेप है ना। अब वो लीगली जब विवादास्पद ढांचा कहा जाने लगेगा तो फिर धीरे धीरे मस्जिद दबने लगेगी। और ये सारी बहस तो जैसे हमने कहा 1991 के कानून के बाद होनी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली 93 वाले वर्सिप एक्ट के बाद। जी, तो मैं अगली सुर्खी की तरफ बढ़ता हूँ। सोमवार 3 मार्च को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया। इससे एक दिन पहले उन्होंने आकाश को पार्टी के सभी पदों से भी मुक्त कर दिया था। आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने का कारण पार्टी और आंदोलन का हित, आई कोट, बताया गया। आज हम इस पर बात करेंगे भी। मंगलवार 4 मार्च को महाराष्ट्र के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री धनंजय मुंडे ने बीड जिले में एक सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में, उनके खास आदमी का नाम आया, वाल्मीकि कराड़ का, उसका नाम आने के बाद इस्तीफा दे दिया। इस मामले के कई वीडियो और फोटो भी सामने आए जिसमें देशमुख के साथ हुई बर्बरता काफी साफ तरीके से दिखाई पड़ती है। धनंजय मुंडे पराली विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी के विधायक हैं। और अंतिम खबर मुरादाबाद, एनसीपी अजीत पवार। हाँ, एनसीपी अजीत पवार, अब तो 2 एनसीपी हो गई, माफ कीजिएगा। अंतिम खबर मुरादाबाद से है। यहाँ बीते दिन गुरुवार 6 मार्च को एक नाबालिग बच्ची से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। और दलित समाज से आने वाली इस लड़की के परिवार वालों ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनकी 14 वर्षीय बेटी को 4 आदमियों ने 2 जनवरी को तब अगवा किया जब वो दर्जी की दुकान जा रही थी। उसे 2 महीने तक कैद रखा गया और तरह तरह की यातनाएं दी गई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों सलमान, जुबैर, रशीद और आरिफ के खिलाफ मामला दर्ज किया है और ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका। बस इसमें एक और हेडलाइन जोड़ूंगा मैं, जो कि ट्रंप और यूएस का जो जिक्र किया शार्दुल ने, जिसमें मैक्सिको, कनाडा, चाइना के टैरिफ का जिक्र आया। हिंदुस्तान का भी जो टैरिफ का मामला है वो 2 अप्रैल से लागू करने की बात ट्रंप कर रहे हैं, जो रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान है उनका, कि हर उत्पाद पर जितना भारत टैक्स लगाएगा उतना ही अमेरिका भी लगाएगा। तो ये एक विषय है जिस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन हमारी जो पहली बातचीत है जिसको हम यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं, और हमारे साथ अमिताभ भी जुड़े हुए हैं, प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, वो है बहुजन समाज पार्टी में जो मची उथल पुथल है। आकाश आनंद जो कि मायावती के भतीजे हैं, उनके भाई आनंद कुमार के बेटे हैं, उनको पार्टी के पहले सभी पदों से हटाया गया। नेशनल कोऑर्डिनेटर थे वो, जो कि पार्टी अध्यक्ष के बाद सबसे पावरफुल पद है बहुजन समाज पार्टी में। और इसके अगले दिन फिर उनको पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो हम लोकसभा चुनाव के थोड़ा पहले जाते हैं, तो ये घटना एक बार और हो चुकी थी कि जब आकाश आनंद को पहले मायावती ने बतौर उत्तराधिकारी नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था, फिर बीच में ही उनको बीच कैंपेन के दौरान उनको उस पद से हटा दिया गया था। और उसमें उस समय जो बात आई थी कि इमेच्योर हैं और ये सब बातें मायावती ने अपने ट्वीट में कही थी, जो कि उनकी शैली है। कुछ दिनों बाद फिर ये जब मामला शांत हुआ तो उनको फिर से लाया गया था। तो एक तो ये हिस्ट्री है कि क्या हो रहा है आकाश आनंद के साथ। लेकिन इस बार जो चीज़ें हुई हैं उसमें 2-3 पहलू है। इस बार एक चीज़ हुई है जो कि मायावती का जो बयान है कि मैं अपने जीते जी कोई उत्तराधिकारी अब घोषित नहीं करूँगी। थोड़ी सी जो मेरी जानकारी है पार्टी की और जो हाल में घटनाएं हुई हैं उसके बारे में मैं बताऊं, और फिर उसके बाद बाकी जो पैनल है वो अपनी अपनी राय रखेगा। इस मामले में एक तो आकाश आनंद के बारे में ये कहा जाता है, और ये बहुत साफ और सबसे करीबी लोगों से जो जानकारी है मेरी, उसके मुताबिक
मायावती बहुत कम लोगों को पसंद करती हैं और जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं उसमें आकाश आनंद शामिल है। ये बात के बाद ये जो घटनाक्रम है इसको जब आप देखेंगे तो एक किस्म का आपको कंट्रडिक्शन दिखेगा और इसमें फिर आपको एक मैसेज भी दिखेगा कि आज नहीं तो कल बहुत संभव है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। अब बात आती है बहुजन समाज पार्टी के भविष्य की, मायावती की राजनीति की। मायावती एक बहुत सक्षम नेता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौजूदा समय में सबसे कद्दावर नेता हैं। मुलायम सिंह के जाने के बाद आप अगर देखें और तो सबसे कद्दावर नेता हैं जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश की। उनका अपना एक रुतबा है, लेकिन साथ में उनकी एक खास शैली है काम करने की। बहुत सक्षम एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं है, वो उनकी शैली रही है। जैसे बहुत सारे नेताओं की शैली होती है कि हर 13वीं से लेके 10वीं से लेके 6ठी से लेके हर मौके पर लोगों के साथ मिलना बैठना, कनेक्ट में रहना। तो मायावती इसके उलट शैली की नेता है। वो अपने उसमें रहती हैं, बहुत लिमिटेड मौक़ों पर आती हैं और पूरे पार्टी और पूरे काडर और पूरे अपने वोटर को मैसेज देकर चली जाती हैं। उनकी अपनी एक शैली है। लेकिन जो दिक्कत है वो इसमें ये है कि पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए तो इस चीज़ ने एक नुकसान भी किया है कि मायावती वास्तव में कुछ हद तक कट गई हैं, कटी हुई हैं। कोई सड़कों पर नहीं निकलना, कोई उस तरह के आंदोलन नहीं करना, लोगों से बातचीत नहीं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, किसी मुद्दे पर बहुत ज़्यादा ट्विटर के एक स्टेटमेंट से आगे जाकर पार्टी कुछ और करती हुई नहीं दिखती है। तो एक किस्म का कट ऑफ है और वो कट ऑफ रियलिटी से है। चुनाव लड़ने में भी एक सुस्ती, चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं, लेकिन एक कट ऑफ है। मेरा कहना कि जो कट ऑफ है, जाहिर सी बात है इसको कुछ लोग भर रहे हैं। तो ये बहुत क्लासिकल सिचुएशन होती है बहुत सारे बड़े नेताओं के साथ कि वो कुछ लोगों के साथ घिर जाते हैं जिनको कि आप कोटरी कहते हैं, कॉन्फिडेंट लोग कहते हैं। अब इसमें सवाल आता है कि ये कौन लोग हैं। तो उसमें आप देखें कि सबसे जो कंटिन्यूअस उनके सहयोगी के तौर पर इन 20 सालों में नजर आते हैं वो आते हैं सतीश चंद्र मिश्रा। उनके अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इतना करीब उनके इतने लंबे समय से बना हुआ हो। सारे लोग करीब करीब जिनको जो भी थोड़ा बहुत मुखर या कभी चेहरा रहे, उसमें आप किसी का भी नाम ले लीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेके आर.के. चौधरी से, तमाम पुराने लोग जिनको काशीराम ने, वो गायब हो गए। अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं बस जोड़ना चाह रहा हूँ कि मायावती सब कुछ उनके अंदर एक क्वालिटी है, लेकिन एक ये उनकी लिमिटेशन है। और मायावती काशीराम नहीं है। बीजेपी बीएसपी की जब बात होती है तो एक चीज़ पर बात मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं एकेडमिक स्तर पर ये चीज़ हो रही हो, दर्ज हो रही हो, हुई हो, मेरी नज़र में नहीं आई। और वो दिक्कत ये है कि मायावती कांशीराम नहीं है। मायावती के आने के बाद कांशीराम ने गुलदस्ता तैयार किया था। आप ये देखेंगे कि उसमें सिर्फ जाटो चमार की पार्टी नहीं थी बीएसपी, उसमें कोयरी, कुम्हार, राजभर, ये वो जितनी आपको लीडरशिप दिखेगी माइनस यादवों का एक स्वाभाविक से झुकाव था क्योंकि उनकी अपनी एक पार्टी हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह उसके नेता थे। उसके अलावा लेकिन जो गुलदस्ता कांशीराम ने तैयार किया था वो इन 20 सालों में मायावती के जब का जो 2003 के बाद से जो प्रभुत्व शुरू हुआ है उसमें आप देखेंगे तो धीरे धीरे खत्म होकर वो दलित जाटों की पार्टी के तौर पर लिमिटेड होती गई है। ये एक बड़ी दिक्कत है। इस पर कोई बात नहीं करता कि कैसे वो जो बीएसपी का ओरिजिनल आइडिया था कांशीराम का वो छीन हुआ है। तो ये मायावती के अपने ऊपर एक वो है। अब बात आती है कि मूवमेंट है, बसपा पार्टी बाद में मूवमेंट पहले थी, तो वो मूवमेंट के लिहाज से देखें या किसी पार्टी के लिहाज से देखें तो उसके सरवाइव करने का, उसके आगे बढ़ने का सबसे बेसिक क्राइटेरिया जो होता है कि आपका लाइन ऑफ सक्सेशन क्या है। और ये कहना मायावती का, एक तो पार्टी की कोई हैसियत नहीं है इस समय बची हुई, आपकी पार्टी विधानसभा में 1 सीट पर है, लोकसभा में 0 पर है। इतने बड़े स्टेट में जो पार्टी थी वो, आप पिछले 5 इलेक्शन का लगातार देख ले तो डिक्लाइन है। आप 27% वोट से आज 9%, 8% वोट पे आ गई हैं। इन सब स्थितियों के मद्देनजर एक आदमी अगर ये कह रहा है तो उसका जो छिपा हुआ मैसेज है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मैसेज है। और वो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज ये है कि मेरे साथ ये पार्टी खत्म हो जाएगी, मैं कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी। कोई भी नेता ये अफोर्ड नहीं कर सकता कहना। इस स्थिति में
बीएसपी के फ्यूचर के लिहाज से आकाश आनंद हर लिहाज से एक बहुत जबरदस्त विकल्प। देखिए, एक तो सच्चाई माननी पड़ेगी कि सब कुछ के बाद अभी जो हालत है जो रीजनल पार्टियों का, उसमें ले दे के पार्टियां जाति परिवार के पास ही हैं किसी भी रीजनल पार्टी को। तो बीएसपी का भी सर्वाइवल इसी पर निर्भर है कि क्योंकि वो जो जिस गुलदस्ते की बात मैं कह रहा था वो तो बचा नहीं है। कोई ऐसा सक्षम कोई बड़ा चेहरा जो मायावती के अगल बगल या उनके कद का दिख रहा हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो अल्टीमेटली जो सबसे आसान तरीका था वो यही था कि आकाश आनंद के रूप में एक लाइन ऑफ सक्सेशन होता, एक उत्तराधिकार होता, वो सबसे बेहतर विकल्प था। उसको कट ऑफ करने के बाद मौजूदा बीएसपी की जो स्थिति है वो कहाँ जा रही है। अमिताभ, सबसे पहले मैं आपका कमेंट जानना चाहता हूँ। ये एक मेरा जो लंबा चौड़ा मोनोलॉग था, अब इसमें आप लोग कुछ जोड़ना, घटाना, इसको गलत करना, जो भी चाहें। देखिए, जैसे आपने कहा कि बीएसपी एक मूवमेंट से क्रिएट हुई पार्टी। अब मूवमेंट से क्रिएट हुई पार्टी और जो बाकी क्षेत्रीय दल है इसमें एक फर्क है। मूवमेंट से क्रिएट हुई पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी भी है या बसपा है, इसमें फैमिली सक्सेशन प्लान नहीं चलता है। तो जब कांशीराम का समय आया था कि उन्हें सक्सेसर चुनना है, तो उन्होंने अपने किसी फैमिली मेंबर को नहीं चुना या रिलेटिव को नहीं चुना, उन्होंने मायावती को बैटॉन पास ऑन किया। अब मायावती अभी कह रही है कि मैं सक्सेसर डिफाइन नहीं करूंगी या आइडेंटिटी अनाउंस नहीं करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं है कि ये फैमिली मेंबर को ही नेशनल कोऑर्डिनेटर बना रही है ना। हाँ। तो ये एक प्रॉब्लम है बीएसपी के साथ। जबकि दूसरे क्षेत्रीय दल जो हैं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीडीपी, डीएमके, ये लार्जली फैमिली कंट्रोल्ड पार्टीज हैं, वहां पर फैमिली सक्सेशन प्लान काम आ सकता है। बीएसपी जैसी पार्टी में मुश्किल है थोड़ा काम आना, इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये उथल पुथल हो रही है। और अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज जो भारत में होती हैं उनका एक शेल्फ लाइफ होता है, किसी भी प्रोडक्ट की तरह एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। पहले अगर 1950 का चुनाव या पहले की पार्टीज देखें तो स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, बहुत सारी पार्टीज थी और अच्छी पार्टीज थी जो 20, 25, 30 सीटें लोकसभा में जीता करती थी। वो आज है ही नहीं, उनका अस्तित्व नहीं है, या तो वो मर्ज हो गई या तो किसी और पार्टी के फॉर्म में आज चल रही हैं। तो बसपा की भी आज एज 42 इयर्स हो गई है, लगभग 41 इयर्स हो गई है, ठीक है। और मैंने एक रिसर्च किया था, उसके हिसाब से एवरेज एज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में 42 इयर्स है। अगर आप शिवसेना में भी जो उथल पुथल हुई है लगभग 40 साल के आसपास बाद में हुई है। अब आज जो वोट शेयर है बसपा का, मैं देख रहा था 1989 में जब पार्टी पहला चुनाव लड़ी थी तब उसको इतना ही वोट शेयर मिला था, 9.5 विधानसभा में और 9.9 लोकसभा चुनाव में, जो आज लोकसभा में 9.5 मिला है। तो एक फुल सर्कल पार्टी का हो चुका है। और आप देखिए कितना शार्प डिक्लाइन है। 2007 में जिस पार्टी को 30% वोट शेयर और 206 सीटें थी, आज 13% वोट शेयर और 1 सीट है। राजा भैया की पार्टी की भी 2 सीटें हैं यूपी में, कांग्रेस की 2 सीटें हैं। ये आज बसपा की स्थिति है। और जैसा आपने कहा कि पहले पार्टी दलित और लोअर ओबीसीज या पिछड़ा अति पिछड़ा सामाजिक एक कोलिशन बनाना चाहती थी और किसी हद तक वो कामयाब भी हुई। लेकिन 4 बार तो मुख्यमंत्री बनी मायावती, लेकिन उनका टोटल टेनर 7 इयर्स है, 7 इयर्स सम मंथ्स, क्योंकि जब 3 बार वो मुख्यमंत्री बनी तो किसी न किसी के सहायता से बनी और वो 6 महीने 1 साल का ही टेनर था। 2007 में ये जो सोशल कोलिशन था, इसमें मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज ऐड हुआ। तो दलित प्लस लोअर ओबीसी प्लस मुस्लिम्स प्लस ब्राह्मण, तब जाके ये वोट शेयर 30% हुआ और मायावती 206 सीटें जीती। जब 12 में वो हारी, हालांकि उनको 23% वोट आया, 12 मुझे लगता है 25% वोट आया था, 80 सीटें थी, तो उन्होंने बयान दिया था या ब्लेम किया था कि मुस्लिम समाज ने हमें वोट नहीं किया। लेकिन अगर आप CSDS का डेटा देखेंगे तो मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज का सपोर्ट बढ़ा था 2012 में मायावती को, 2017 में। दलितों का सपोर्ट कम हुआ था क्योंकि उस टेनर में पार्टी का कहीं ना कहीं एक ब्राह्मणाइजेशन हुआ था।
मायावती को छोड़ करके बाकी जितने इंपॉर्टेंट पोस्ट थे कहीं ना कहीं उस पर ब्राह्मण समाज का या जो और समाजों से लोग आते थे उनका जा था। वहां से धीरे धीरे दलित वोटर जो है उनसे छिटकना शुरू हुआ। आपको ध्यान होगा 2014 से पहले हमने कभी भी जाटव वर्सेस नॉन जाटव शब्द सुना ही नहीं था, मतलब एनालिसिस में यूज ही नहीं होता था नॉन जाटव या गैर जाटव। 2014 में भाजपा ने इसको जाटव और नॉन जाटव किया, वहां से उनका नॉन जाटव वोट धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। आज समाजवादी पार्टी इंटरेस्टिंगली 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी है नॉन जाटव वोटर्स में। 56% सपोर्ट उसको मिला है, जो पहले बीच में भाजपा के पास था और पहले मायावती के पास। तो आज 9% वोट शेयर है। इसके 2 कारण है लार्जली, कि एक लोअर ओबीसी छिटक गया और एक जो बीजेपी की बी टीम, जो इनके कहीं ना कहीं एक्शन से भी ये जो आरोप है समाजवादी पार्टी का, कहीं ना कहीं ये चिपक गया है, बीजेपी की बी टीम है। तो 20-25% मुस्लिम सपोर्ट मिला करता था, आज 5% पे रह गया। और जाटव समाज भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी या धीरे धीरे वो भी अब कहीं ना कहीं भाजपा या समाजवादी पार्टी को देख रही, क्योंकि कोई भी जाति किसी पार्टी को क्यों वोट करती है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, पावर में एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और अगर आप देखेंगे भाजपा ने एटलीस्ट नॉन जाटव्स को अच्छी खासी संख्या में कैबिनेट में अकोमोडेट किया है। तो चंद्रशेखर आजाद, मुस्लिम समाज का छटकना, उनका गायब रहना, ओल्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करना, रियलिटी से दूर रहना, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज हंगर ही नहीं है। दलित समाज को लग रहा है कि मायावती क्यों नहीं निकल रही, क्यों रैलीज नहीं करती, क्यों मजबूत नहीं होना चाहिए, मतलब उनकी लड़ाई लड़ने की कोई भूख नहीं, मजबूत होना चाहती है क्या? वो हंगर बचा है क्या मायावती? तो आज 9% वोट शेयर है, माफ कीजिएगा। 87% जाटव सपोर्ट 2017 में मिला था, 2012 में मायावती को, आज 44% हो गया, आधा उनकी खुद की जाति में। और जो 44% वोट शेयर मिला करता था नॉन जाटव में, वो आज 15% हो गया। बस ये एक चीज यहाँ पर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जो जिक्र किया आपने कि जो चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी का जो इमरजेंसी है, इन लोगों को भी भले ही मायावती अब तक नज़रअंदाज करती और ऐसा दिखाती आई हैं कि उनसे उनको कोई चिंता नहीं है, ये उनके लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन आप नगीना के चुनाव का नतीजा देखें तो बहुजन समाज पार्टी वहाँ से वो चंद्रशेखर आज़ाद जीते और बहुजन समाज पार्टी की जमानत जब्त हुई है वहाँ पर। ये बहुत बड़ा पैनिक सिग्नल है उनके लिए, अंदर से चाहे ऊपर से चाहे वो भले उसको ना रिकॉग्नाइज करें, उसको ना माने, ना दिखाएं, लेकिन ये एक बड़ा सिग्नल है कि बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि कहीं ना कहीं एक विकल्प तलाश रहा है। तो मैं प्रकाश आपके पास आऊँगा, आपने अमिताभ की भी बात सुनी और बहुत सारी चीज़ें, उसमें आपका अपना जो नज़रिया है बहुजन समाज पार्टी को लेकर, उसके भविष्य को लेकर, और साथ में ये जो आकाश आनंद के साथ जो सक्सेशन प्लान को लेकर जो सवाल उठ रहा है उस पर। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें मुझे कहनी है। एक तो मेरी कुछ सालों से ये समझ बनी है कि कुछ पार्टियों का, उनकी काम करने के तौर तरीके का या उनकी आइडियोलॉजी का, उनकी योजनाओं का समय चुक जाता है और उनको साइड हो जाना चाहिए। और यह बात मैं वामपंथियों के लिए भी कहता हूँ और ये बात बसपा पे भी लागू होता हुआ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ तो उनका तो वैचारिक और कुछ उस तरीके का मामला भी नहीं रहता। और अमिताभ जी ने बहुत अच्छी चीज़ अंडरलाइन की कि लोकतंत्र में जब भी आप वोट में जाते हैं और भारत जैसा जो समाज है जो कई तरीके के उसमें विभाजन में है, तो वहाँ पे आपको एक बड़े कोalition की ज़रूरत होगी, जिसको आपने गुलदस्ता कहा जो कांसीराम ने बनाया। और ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बसपा एक, इसलिए मुझे एक बढ़िया केस स्टडी के रूप में मैं देखता हूँ इसको, कि देखिए हमने कहने के लिए तो हम कह देते हैं कि हम अमेरिका की तरह लोकतंत्र हैं, ब्रिटेन की तरह लोकतंत्र हैं, स्पेन की तरह लोकतंत्र हैं, लेकिन हम इस बात को बहुत आसानी से भूल जाते हैं कि वहाँ पे पार्टी का पदाधिकारी और पार्टी का उम्मीदवार, ये उसका मेंबरशिप तय करता है। आपको छोटे चुनाव लड़ने हो काउंसिल के या आपको लोकसभा के चुनाव लड़ने हो, हाउस के चुनाव लड़ने हो, आपको अपने मेंबर से होकर गुजरना पड़ेगा। वहाँ 4 कैंडिडेट होंगे, 10 कैंडिडेट होंगे, उनके बीच में बहस होगी, चर्चा होगी, एक के नाम पे मुहर लगेगी और फिर वो बाकी
वोटर के पास जाएगा अपने एजेंडे के साथ। भारत में वो चीज़ नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि दूसरे लोकतंत्रों में आमतौर पे जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होता है या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है वो अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं होता, वो पार्टी का लीडर होता है। पार्टी ये बोलती है कि ये हमारी पॉलिटिक्स को, हमारे एजेंडे को ये लागू करेंगे और इसके लिए इनको हम आगे कर रहे हैं। भारत में वो काम हमने दे दिया, चूंकि हम एक ट्रेडिशनली फ्यूडल समाज हैं, सामंती समाज हैं, हमने दे दिया पार्टी आला कमान को। और इस कल्चर से ना तो लेफ्ट पार्टियां बची, क्योंकि उनके यहाँ तो और भी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कॉन्सेप्ट पहले से ही था, और ना ही इस तरीके से मूवमेंट से या समाज के निचले तबके, वंचित तबकों की बात करने के लिए, लोकतंत्र को विस्तार देने के मुद्दे पे, एजेंडे पे जो पार्टियां आगे आई थी, या इवन क्षेत्रीयता के सवालों पे आगे आई थी पार्टियां, जैसे फॉर एग्जांपल डीएमके या उनसे पहले डीके, वे लोग उस फ्यूडलिज्म के ताने बाने को तोड़ने में नाकामयाब रहे। इसीलिए 1 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी के बाद कहानी खत्म। जो 42 साल का इन्होंने वो जिक्र किया, टाइमलाइन है। यूरोप में अगर हम देखें, अगर यूरोप से हम तुलना करें या इवन लैटिन अमेरिकन कुछ कंट्रीज से तुलना करें जहां कभी कभी चुनाव होते रहते हैं, वहां पे आप देखेंगे कि कुछ पार्टियां हैं जो कई दशक पुरानी हैं, 100 साल से भी ज्यादा पुराना उनका इतिहास जा रहा है, और कुछ ऐसी पार्टियां भी वहां बीच बीच में उभर के आई हैं या गठबंधन उभर के आए हैं कि जो पर्सनालिटी और एजेंडे के ऊपर बनी पार्टियां हैं, एकदम यंग लड़कों की, जैसे सिरिजा ग्रीस में आया, एकदम यंग लड़कों की पार्टी, यूथ ने कहा कि ये क्या हो रहा है, और वो सरकार में आई। या अभी आप फार राइट पार्टियों को का उभार जो देख रहे हैं, ये सब नई पार्टियां हैं, कोई 5 साल पहले बनी है, कोई 12 साल पहले बनी है। तो मैं समझता हूं कि बीएसपी के उत्थान और पतन के पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि वो क्या चीजें हैं, जैसे इन्होंने बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात कही कि जो ये सोशल दरारें, सामाजिक दरारें जो हैं, उसको आप कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्स कास्ट है और उसका कहीं पे 1500 वोट है, कहीं 2000 वोट है, कहीं 8000 वोट है, कहीं 9000 वोट है, तो जब आप मैक्रो लेवल पे चीज़ों को देखेंगे तो कह देंगे कि भाई अरे ठीक है, मैनेज कर लेंगे इनको। लेकिन बीजेपी ने जो किया या कांसीराम ने जो किया, कहीं कहीं लेफ्ट पार्टियों ने जो किया, सोशलिस्टों ने भी किया है, सोशलिस्टों में भी आप देखेंगे अगड़े रहेंगे, पिछड़े भी रहेंगे, दलित भी रहेंगे, तो वो यही चीज़ थी कि भाई इनको 2 सीट दे दो और पूरे राज्य में वो कर दो। तो कहीं 1 सीट दे दिया, कहीं 2 सीट दे दिया, कहीं 4 सीट दे दिया, और ये अमित शाह के आने के बाद ये चीज़ बीजेपी ने बहुत बड़े लेवल पे किया है। बाद में अलग बात है कि वो उन छोटी पार्टियों को भी खाने में और उनको पचाने में लग गए, वो एक अलग दूसरी चीज़ है, और बड़ी पार्टियों को भी तोड़ने, खाने में, पचाने में लग गए। तो मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का को सिर्फ इसलिए नहीं देखा जाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है हालांकि, किस तरीके से कांसीराम ने पंजाब में, उत्तर प्रदेश में पार्टी को खड़ा किया, दिल्ली में 10% 12% वोट, तो मध्य प्रदेश में 5% 7%, राजस्थान में, हरियाणा में, तो वो एक है, वो चीज़ है कि किस तरीके से लोकतंत्र के विस्तार में बहुत सारी वंचित पार्टियों, वंचित तबकों को आगे लाने में, नए नेताओं को आगे लाने में। आप, मुझे याद आता है, आप कभी गूगल करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस होंगे, जो बीएसपी जो शुरुआती कुछ सीटें जीत रही थी उत्तर प्रदेश में, और उस समय जो टेलीकास्ट हो रहा था, तो अजीब अजीब चेहरे खड़े हैं कि भाई ये विधायक जीत रहे हैं चंदौली से, ये फलानी जगह से, फलानी जगह से, तो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को समझने के लिए भी इसको केस स्टडी करना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या अच्छा है, क्या अच्छा हो सकता है, और कौन सी वो व्याधि है जो पार्टियों को एक सीमा से आगे जाने ही नहीं दे पा रही है, और वो पार्टियां दम तोड़ देती हैं। ठीक बात है। शार्दुल, 2-3 बस छोटी छोटी बातें। एक तो जब आप सब लोग बात कर रहे थे और कांशीराम जी की बात आई, तो कांशीराम जी और मायावती जी में मुझे, मेरी समझ से एक बड़ा अंतर दिखता है कि राजनीति किसका कहाँ कैसे उपयोग करना है, असल में वो खेल है। आपको हर तरह के इंसान की आवश्यकता है। ये बात सही है कि
आपकी सेंट्रल आइडियोलॉजी कुछ हो सकती है और उसके हिसाब से आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन आपको सब तरह के लोग इकट्ठा करने पड़ते हैं, तभी आप एक लेवल से ऊपर सफलता में जा पाते हैं। अब ये जग जाहिर बात है कि भ्रष्टाचार और आय से ज़्यादा संपत्ति के मामलों की वजह से एक बड़ी वजह उसे बताया जाता है कि वो रुक रही हैं। आप उसमें हिस्टोरिकल कारण भी रह सकते हैं कि वो भाई एक पिछड़ा तबका है तो उसको अच्छे तरह से ढांपना भी नहीं आता अपने उसको, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। पर जो भी कारण रहे हों, दूसरा आपकी पार्टी में और किसी भी आंदोलन में जो फ्रंट लाइन लोग हैं उन्हें आपको कैसे ना कैसे करके बिल्कुल पाक साफ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपके विरोधी जैसे ही सत्ता में आएंगे। और ये बात हर जगह लागू होती है, ये बात हर सिस्टम पे लागू होती है, हर देश की राजनीति में आप ये देख सकते हैं। अगर आपके फ्रंट लाइनर पाक साफ नहीं है और ऊपर से जब आप एक ऐसे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं जहां उस नेतृत्व की आवश्यकता हिस्टोरिकल भी है और समय की मांग भी है, और आपके लिए वो सफलता की कुंजी बन सकती है क्योंकि आप संख्या में ज़्यादा हैं, तो आपको ये बहुत दूर की कौड़ी सोच के चलनी पड़ती है। तीसरी, हमने शायद पहले भी इस बारे में थोड़ी सी बात की है कि आंदोलन और मेरा ये व्यू राजनीति को लेकर भी है, ये किसी की बपौती नहीं होते। ये खूब लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में तो राजनीति ऐसी चलती है और ये सब चलते हैं, बट मुझे हंसी आ गई कहते हुए हिंदुस्तान में तो लोग ये भी कहते थे बिना विज्ञापन के खबरें नहीं चल सकती, तो वो भी चल ही रही हैं। अगर आप लॉन्ड्री में, बिल्कुल हम न्यूज़ लॉन्ड्री में, ये बड़ी गर्व की बात है। तो लेकिन बट द फर्स्ट वन थ्रू द वॉल इज ऑलवेज ब्लडी, है ना, तो ये तो होता ही है। जो पहला व्यक्ति तोड़ के निकलता है सीमाओं को वो रक्त रंजित होगा जरूर, लेकिन आपको अड़े रहना पड़ेगा, नहीं तो जो यहाँ हो रहा है वो जो क्षरण कितनी 2012 में तक सोच रही है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा 10 साल में गायब हो जाएगी, और आज देखिए दिक्कत होगी। हाँ, स्पष्ट। विकास जी, मैं थोड़ा सा आंदोलन वाले उस पे जाना चाहूँगा, इसके एस्पेक्ट पे कि जब शुरू पार्टी की स्थापना से पहले, बीएसपी की स्थापना से पहले कांशीराम जी ने बहुत काम किया दलितों को जोड़ने के लिए। DS4 बनाई, उससे पहले बामसेफ बनाई, और उसके लिए एक लेयर तैयार की कि राजनीति में जो है वोट ज़रूरी है, मगर वो वोट कौन करने आए। वोट जो है, जिस अम्ब्रेला की बात हो रही है, चाहे वो हम किसी भी तरीके से कहें, अल्टीमेटली कौन लोग हैं जो वोटिंग बूथ तक जाएंगे और उस आइडियोलॉजी को वोट करेंगे पावर में लाने के लिए। तो जैसे बामसेफ की स्थापना के बाद से जैसे ही बीएसपी अस्तित्व में आती है तो बामसेफ से कांशीराम जी खुद अलग हो जाते हैं, फिर बामसेफ भी टूटने लगती है। DS4 में जहाँ नारा शुरू हुआ था कि ब्राह्मण बनिया छोड़ सब हैं DS4, और तिलक तराजू तलवार जहाँ से पूरा आंदोलन शुरू हुआ, वहाँ से और अब जो सर ने भी जिक्र किया कि ब्राह्मणाइजेशन जो हुआ है पूरी पार्टी का, तो मुझे लगता है कि वो भी एक वजह है और उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि चाहे आज बीजेपी की सफलता आरएसएस के पैमाने से मापी जाती है, आरएसएस का उसमें बहुत बड़ा रोल है और इसको पिछले 10-12 साल में अच्छे से हमने देखा भी है। तो बसपा की जो राजनीतिक सफलता है उसके पीछे की एक कमी जो है वो मुझे लगता है बामसेफ और बाकी चीज़ें भी हैं, उनको भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। एक बात मैं और जोड़ सकता हूँ, वो ये कि जैसा मायावती जी का स्टाइल रहा जो थोड़ा अथॉरिटेरियन, एक जो सत्ता का एक केंद्र का स्टाइल होता है, उसका एक स्वाभाविक डिसएडवांटेज है कि वो अपने आप पैरानोया क्रिएट करता है, आपको लोगों को शक, क्योंकि सारी सत्ता आपके पास है, चाहे वो धन को लेकर हो या राजनीतिक सत्ता हो। जब भी उसका बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण होता है तो उसका जिसका पास स्वामित्व है वो हमेशा डरता रहेगा कि मुझसे इसे कोई छीन लेगा, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इस पार्टी में गुटबाजियों का, या जिसकी पहले सुन ली उसकी चलने का। बस तो ये तो पार्टी, उसके महत्व की बात हुई, नेता के इम्पोर्टेंस की बात हुई। जो वर्तमान घटनाक्रम है मैं उस पर थोड़ा सा जो बात है वो रखना चाह रहा हूँ। खुद मायावती ने जो ट्वीट किया उससे भी बहुत सारी कुछ चीज़ें साफ हुई कि आकाश आनंद की जो शादी हुई जिस परिवार में, वो अशोक सिद्धार्थ, एक्चुअली वो खुद भी बहुत पुराने बसपाई रहे हैं, लड़ाई ससुराल वाले ही। तो वहाँ पे ये आरोप लगा कि जो उनके ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, वो आकाश आनंद की ताकतवर पोजीशन का इस्तेमाल करके एक पैरेलल पावर सेंटर बना रहे हैं और पार्टी के कुछ शायद फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मामले में मायावती हमेशा बहुत क्लियर रही हैं, उन्होंने कभी किसी को माफ़ नहीं किया, किसी को पनपने नहीं दिया है। आप अनगिनत लोगों को देखेंगे पार्टी में, उन्होंने मायावती को एक क्षण नहीं लगा है पार्टी से बाहर निकाल फेंकने में।
तो ऐसा ये सच है नहीं है ये बात हमें नहीं मालूम, लेकिन ये एक बात कही गई। अब इसमें एक जो चीज़ अंदर की जो चीज़ सामने आई वो ये कि जब आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ जो भी उनके ससुर हैं उनके बेटी से हो गई, तो इसके बाद चूंकि मायावती एक बहुत बड़े आंदोलन और एक बड़ी पार्टी की नेता हैं, तो इसके बाद अशोक सिद्धार्थ के जो फैसले हैं उन फैसलों में मायावती की सहमति बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका कोई भी निर्णय पार्टी को चारों तरफ से प्रभावित कर सकता है किसी भी तरह से। और ये बात जो सामने आई कि उन्होंने अपने बेटे की जो शादी की फिर वो उसमें मायावती की बहन जी की सलाह नहीं ली अपनी बेटे की शादी में, और इससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। और उसके बाद दूसरी नाराज़गी की जो वजह बताई गई कि शायद उन्होंने आकाश को मना किया था कि वो उस शादी में न जाए, लेकिन क्योंकि बहन और उसका अकेला भाई, तो बहन के दबाव में शायद आकाश वहाँ गए और इसने फिर एकदम सारे दरवाजे बंद कर दिए। और उसके बाद तो मायावती को जो लोग जानते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा कवर किया है, मैं भी उनको उनके रहते हुए हम लोग लगातार यूपी में जब वो मुख्यमंत्री थी तब कवर कर रहे थे राजनीति को, वो बहुत तेजी से नाराज होती हैं, जिसको आप तुनक मिजाज कह सकते हैं। और लेकिन ये नहीं कह सकते कि तुनक मिजाज में कई बार आदमी जो तुनक मिजाज होता है कई बार वो दिमाग अप्लाई नहीं करता है, पर मायावती उन चीज़ों को कैलकुलेट करके और फैसले, लेकिन हाँ वो बहुत तेजी से नाराज होती हैं और फिर उसके बाद वो किसी की सुनती नहीं है। मैंने सुना था अभी कुछ अरसा हो गया कि लोकसभा में जो फ्लोर लीडर हुआ करते हैं पार्टियों के, तो फ्लोर मैनेजर्स नहीं, फ्लोर लीडर, अच्छा, पार्टी लीडर के अपने, हाँ। अपने जो भी मान लीजिए आपके 10 हैं 15 हैं तो उनके लीडर, तो बहन जी के जन्मदिन पर वो लंदन चले गए थे और वो लंदन लौट के आते तब तक उनको फ्लोर लीडर से हटा के दूसरे को वो इस मामले में बहुत साफ है कि किसी भी तरह की इनडिसिप्लिन या इस तरह की चीज वो बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो एक ये है। दूसरा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ये है कि जो अमिताभ ने भी कहा और हम लोगों ने लगातार बातचीत में निकल के आया कि पार्टी लगातार श्रंक होती गई, लेकिन उनके अंदर कोई भूख नहीं है उस पार्टी बेस को बढ़ाने की। आप एक चीज ध्यान रखें कि इतना तमाम कुछ होने के बावजूद मायावती उस कद की नेता हैं और उस समाज का रिप्रेजेंटेशन करती हैं जिसके ऊपर हाथ डालने से पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को 4 बार नहीं 20 बार सोचना पड़ेगा। आज तक एक भी बार ऐसा नहीं आप वाकया नहीं पा सकते कि जब इनको, लेकिन वो तलवार है, सबको पता है कि ताज कॉरिडोर से लेके और पुराने कुछ मामले हैं जिसमें ईडी से लेके सीबीआई तक के केसेस पुराने रहे हैं उनके खिलाफ, और वो उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो एक किस्म की जो असुरक्षा, जिस पैरानोया की बात कर रहे थे शार्दुल, वो एक किस्म की असुरक्षा है उनके अंदर, इस बात में कोई कमी शक नहीं है। और इसकी वजह से शायद उनके अंदर वो भूख नहीं दिखती कि पार्टी इंपॉर्टेंट है या फिर जो बचा है उसी को बचा लेने की सारी एनर्जी केंद्रित हो गई है। ये एक दिक्कत है। और आकाश आनंद उसमें, तो ये जो समस्या है अभी कि जिनको उन्होंने कुछ पार्टी के महत्वपूर्ण पद दिए हैं वो भी तो उनके कोई परिवार के ही है ना, भाई या कोई है? नहीं, भाई नहीं है, वो कैडर के हैं। रामजी लाल गौतम को नेशनल, जो सबसे महत्वपूर्ण नेशनल कोई और सिद्धार्थ या समथिंग, एक सिद्धार्थ तो वही थे जिनको हटा दिया गया, सबको पार्टी से ही बाहर कर दिया गया। वो तो ससुर थे अशोक आनंद के। अभी जो हैं उस स्ट्रक्चर में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर उन्होंने बना दिया है। एक तो रामजी लाल गौतम जो इकलौते उनके राज्यसभा के सांसद हैं, और दूसरा बेनीवाल हैं, एक वो सहारनपुर के नेता हैं उनके। और जो उनके अपने भाई आनंद कुमार हैं उनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। पहले वो नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी उनको देने की बात थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया आनंद कुमार ने, खुद मायावती ने अपने ट्वीट में कहा। तो ये जो डर है कि उनके खिलाफ केसेस खुल जाएंगे और पार्टी पावर में है नहीं, उससे निपटने का डर, ये कितनी बड़ी चीज हो सकती है जो असुरक्षा है। एक तो आप बहुत लिमिटेड लोगों से इनपुट ले रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग अपने हित को ध्यान में रखें। जैसे बार बार जिससे भी बात करते तो वो कहता है कि मिश्रा जी के अलावा किसी की कोई बात ही नहीं सुनती हैं। तो क्या ये एक दिक्कत हो गई कि पूरी तरह से पैरानॉइड हो गई हैं और किसी पर भरोसा नहीं कर रही हैं? ऊपर से ये जो केंद्र सरकार का डंडा चल सकता है, लेकिन वो चल सकता है का कैलकुलेशन करके आप पार्टी के हित में ही बहुत सारे काम ना करें, तो ये तो लॉजिकल बात नहीं हुई अमिताभ। हाँ, मतलब अगर
इस बात को एक तरफ रख दिया जाए कि ईडी सीबीआई का डंडा मायावती पर नहीं होता, तो क्या आज मायावती की 100 सीटें विधानसभा में आ रही थी? क्या लोकसभा में वो 20-25 सीटें जीत सकती थी? ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जो ढांचा है, जैसा आपने कहा, जो बेस है, तो ठीक है, आप अलायंस फॉर्मेशन को लेकर के आप जैसे ही आकाश आनंद ने बयान दिया बीजेपी के खिलाफ, तो उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटा दिया गया कि आप इमैच्योर हैं। लेकिन आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकते ना, आपको अपनी पार्टी को तो मजबूती से रखना है। और क्षेत्रीय दलों का एक और इशू होता है कि जैसे ही आप पावर से बाहर जाते हैं, पार्टियां बहुत कमजोर होने बिखरने लगती हैं। वामपंथी दलों के साथ देख लीजिए, हम तो यहां बसपा की बात कर रहे हैं। 2011 में सीपीएम वेस्ट बंगाल में हारी, 2021 के चुनाव में 0 सीट्स सीपीएम वेस्ट बंगाल में 0। त्रिपुरा हारी, एक बार हारी, दूसरी बार फिर हारी, करेक्ट। तो एक ये भी इशू होता है कि अगर आप पावर में नहीं होते तो आप लोग, जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो फ्रंट लाइन में लोग हैं, आप उनको एडजस्ट कहां कर सकते हैं? सिर्फ संगठन ही बचता है। और संगठन में भी अगर आप अपनी पैरोनिया के कारण अपना ही कंट्रोल रखें, तो लोग एडजस्ट कहां होंगे, लोग रहेंगे कहां? जैसे आपने कहा बहुत सारे लीडर छोड़ के चले गए, ब्रजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सारे लीडर्स तो बसपा से निकल करके आज भाजपा या समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हैं। तो लीडर्स तो वही हैं, ठीक बात है, उन्होंने पार्टी चेंज करी है। और किसी भी व्यक्ति को जब वो खड़ा होता है चुनाव में, तो एक पार्टी और सिंबल का वोट होता है और एक लीडरशिप का वोट होता है। तो वो व्यक्ति अगर आज बसपा के साथ जुड़े होते, तो उनका खुद का जो इन्फ्लुएंस है, उसके बेसिस पे कुछ वोट मिलता पार्टी को। ब्रजेश पाठक लेके आते, ब्राह्मण समाज का वोट, मौर्य समाज का वोट आता, बाबूलाल कुशवाहा थे, तमाम लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, नसीमुद्दीन लीडर्स निकल के चले गए, जो आज सपा और भाजपा में रह गए। तो वही वाली बात आ जाती है कि एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी में जब आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना चाहते हैं और उसमें भी अपने रिलेटिव्स को ही पावर सेंटर में रखना चाहते हैं, तो उस पार्टी में एक विद्रोह होगा। यहां पर खुला विद्रोह नहीं हो रहा है, एक साइलेंट विद्रोह है। लोग निकल के चले गए, धीरे धीरे कैडर टूट रहा है, निकल रहा। अब लोग ऑप्शन देख रहे हैं कि आजाद एक ऑप्शन हो सकता है। अब ये 9% जो वोट शेयर है, उसके लिए मारामारी, क्योंकि ये 9% वोट शेयर अगर समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतना है 2027 का, तो आज गैप बीजेपी, सिर्फ बीजेपी कह रहा हूं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में 9% का है। और ये 9% में से 5% तो जाटव समाज का वोट है, 1% गैर जाटव और 3% अन्य समाजों का वोट है। तो क्या समाजवादी पार्टी इस 9% को अपने पाले में ला सकती है? क्योंकि एंटी बीजेपी फोर्स आज की डेट में समाजवादी पार्टी है। या चंद्रशेखर आजाद जैसे लीडर जो नगीना लोकसभा में जीते और वहां पे बसपा को 1% वोट आया, 1.3%। और आकाश आनंद का अपना इलेक्टोरल डेब्यू तो नहीं बोलना चाहिए, पहली रैली वहां पर हुई, पहली रैली करी, 1.3% वोट शेयर आया। तो ऐसा भी नहीं है कि आकाश आनंद अगर उत्तराधिकारी हो भी जाएं आज की डेट में, तो बहुत बड़ा चेंज वो बसपा के फॉर्च्यून्स में ला सकते हैं। मैं इससे थोड़ा सा लीडर नहीं है, थोड़ा सा, लेकिन मैं इसमें डिसएग्री करता हूं अमिताभ, कि नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाना और लाने के बीच का जो टाइम है और दूसरा उनकी जो उम्र है और उनको जो काम करना है, उसमें अभी बहुत लंबा वक्त लगना है। तो आज पार्टी का जिम्मेदारी मिलना और फिर उस पर काम करना और एक वक्त देना, वो सब अभी आकाश के साथ है। लेकिन मेरा ये कहना था कि आकाश सबसे बेस्ट बेट थे इस पूरे सिनारियो में, जो हालत है जिसमें कि अल्टीमेटली बैटन कहीं ना कहीं तो पास होना है आपका ना, नहीं तो फिर आप ये जो आखिर वाला बयान है आपका कि मैं अपनी जीते जी कहीं उत्तराधिकारी नहीं करूँ, ये तो कोई रास्ता नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। हाँ, देखिए, मैं समझता हूँ कि बहन जी की स्थिति में जो भी नेता हैं या जो पार्टियां हैं, हाल के दिनों के मुझे 3-4 पॉलिटिकल कमबैक कहिए या फाइट आउट करने की जो वो एक होती है,
उसका उदाहरण जैसे कि 2015 का आप बिहार का चुनाव देखिए, जब लालू नीतीश मिल के लड़े थे और लालू प्रसाद ने क्या धुआंधार कैंपेन किया था। वो हर कंस्टिट्यूंसी में गए थे और जीते भी अच्छे और जीते भी। जगन रेड्डी को उनकी पार्टी ने उनको जगह नहीं दी, उन्होंने नई पार्टी बनाई, करते रहे जो भी, उन्होंने बड़ा इलेक्शन विक्ट्री लिया, मुख्यमंत्री बने, उन्हें फिर जो हुआ सो हुआ। चंद्रबाबू नायडू को राइट ऑफ कर दिया गया था, चंद्रबाबू नायडू ने कमबैक किया। शरद पवार इस उम्र में और उस स्थिति में, आप याद करें जब पार्टी वो फोटो तस्वीर आई थी कि बरसात में वो बारिश हो रही है और भाषण दे रहे हैं, और लोकसभा में उन्होंने रिजल्ट भी दिया, ऐसा नहीं है, लोकसभा में उन्होंने रिजल्ट दिया, विधानसभा में नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल कमबैक करने का या अपने आप को फिर से, देखिए बहन जी के पास सामने यह बड़ी चुनौती नहीं कि वो कमबैक करेंगी कि नहीं करेंगी, बसपा का क्या होगा। आप क्या अपने आप को रिलेवेंट बनाना चाहते हैं कि नहीं, यहां बात यह है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना अब वो डिबेट की बात नहीं है। और एक और एग्जांपल मैं दूंगा कि जयललिता जब थी, तो जब चुनाव हारती भी थी तो वो नंबर 1 पार्टी होती थी वोट शेयर के मामले में, और उनकी भी कार्यशैली बहुत कुछ बहन जी की तरह थी। वो किसी से मिलती नहीं थी, रैलियों में जाती थी, और उनका अपना तौर तरीका था। भ्रष्टाचार के आरोप जो इन पे लगे हैं उससे कई गुना ज़्यादा उन पे थे। लेकिन जब भी फाइट आउट करने की बात आई तो जयललिता कभी पीछे नहीं हटी हैं। एग्जैक्टली यही बात है कि आप लड़ते हुए जो बी टीम का ठप्पा आप पे ऊपर क्यों चिपक गया है, क्योंकि आप लड़ते हुए दिख नहीं रही हैं। तो आप जब लड़ते हुए नहीं दिखेंगी तो आपके काडर के अंदर क्या ही मैसेज जाएगा, यही जाएगा कि ये तो टोटली रिलक्टेंट है कि हम कहीं, और फिर जब उसको ये भरोसा हो जाए कि हमारा नेता लड़ नहीं रहा या उसको वो नहीं है, तो फिर वो दूसरे विकल्प तलाशने लगता है, दूसरी तरफ देखने लगता है, जो कि वोट शेयर में गिरावट उसका सबूत है कि आप वो दूसरे विकल्प देख रहे हैं। शार्दुल, मैं बस यही बात को दूसरे शब्दों में दोहराऊंगा कि जो जयललिता जी का एग्जाम्पल दिया प्रकाश जी ने वो सही था। क्योंकि देखिए, इंसान की 2 ही प्रवृत्ति होती हैं, या तो वो आगे के लिए लड़ सकता है या वो जो पा लिया है उसको बचा सकता है। आप दोनों काम नहीं कर सकते। टैक्टिशियन नहीं, नीति निपुण व्यक्ति वो है जिसे पता होता है कि यहाँ मैं जीतूंगा तो नहीं, लेकिन हर युद्ध विजय के लिए नहीं लड़ाया था। आपके बहुत सारे सपोर्टर ये देख के जुड़ेंगे कि ये पता होते हुए भी कि आप कमतर थे, आप अड़े रहे। और आप देखेंगे हिंदुस्तान में बहुत सी पार्टियां ऐसी, जो शरद पवार जी का एग्जाम्पल दिया वो भी यही है, वो हार गए विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनका राजनीतिक स्तर, कद और जिसे कहते हैं प्रभाव वो कम नहीं हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि जिन्होंने उन्हें वोट नहीं भी दिया, उन्होंने देखा कि ये आदमी इस तरह में भी लड़ने के लिए एक भी कदम पीछे नहीं उठा रहा। ठीक बात है। तो ये नीति निपुण ये समझ के कहाँ हमें लड़ जाना है, कहाँ नहीं, ये बड़ी जरूरी है। और इसका एक बड़ा एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप भी है। उस पर भी आएंगे, नारंगी व्यक्ति पर तो बाद में उस पर भी आएंगे। हाँ विकास, एक एग्जांपल और है सर, राहुल गांधी भी हैं, उनका भी थोड़ा ठीक ठाक कमबैक हुआ 44 से 99 पे। चल, राहुल गांधी की तो खैर परिस्थिति दूसरी है। आप ये भी हमारे लोकतंत्रों में अजीब सी स्थिति है कि आप 60 साल तक युवा ही माने जाते हैं, क्योंकि आपके पास अभी आपके पास समय है। जी वो किसी ने पूछा था, शायद ज्योति बसु से पूछा था कि रिटायर नहीं होंगे क्या, तो बोला कि हमारे यहाँ रिटायरमेंट की एज ही नहीं है कोई, जब तो फिर वो नहीं मैं राहुल गांधी युद्ध रथ नहीं है, वो बस वो बुग्गी है जो चले जा रही है। राहुल गांधी के साथ क्राइसिस दूसरी है। जी मैं, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है वही उनका सबसे बड़ा बोझा है, कमजोरी वही है। फैमिली जो कि सबसे बड़ी ताकत है। बिना गांधी परिवार के कांग्रेस कुछ नहीं है। और जो भी कांग्रेस के ऊपर जो भी बोझा है वो परिवार। आज हम कांग्रेस और राहुल की बात नहीं करने बैठे, हम लोग बीएसपी, आकाश आनंद और मायावती की बात। आपको कुछ और इसमें ऐड करना था अमिताभ? एक चीज सिर्फ और ऐड करता हूँ कि जो कमबैक्स की बात सब लोग कह रहे हैं, उसमें देखिए कॉमन थ्रेड क्या है। जगन का कैसे कमबैक हुआ, पदयात्रा करी। राहुल गांधी कैसे कमबैक हुआ, पदयात्रा। एग्जैक्टली। लालू यादव ने रैलीज करी, हर विधानसभा में रैली करी। एक जगह शरद पवार ने, बारिश हो रही थी, वो एक पिक्चर चला, उससे 50 से ऊपर सीटें उस वक्त 2019 में एनसीपी की आ गई। तो जब तक आपका कैडर और वोटर आपको मेहनत करते हुए दिखेगा नहीं, सड़क पर उतर के दिखेगा नहीं, इश्यूज के खिलाफ बोलते हुए नहीं दिखेगा, तब तक उसको कैसे हारने जीतने की तो बाद में बात है। जैसा शार्दुल भाई ने कहा कि बपौती नहीं है आज दलित वोट बैंक जो है यूपी का, वो किसी पार्टी की बपौती नहीं है भाई। सब पार्टी उसके लिए क्लेम कर रही, लड़ाई कर रही, झगड़ रही।
लेकिन जब तक आप सिंसियरिटी से सड़क पर उतर के लोगों से मिलेंगे नहीं, उनकी समस्याओं को उठाएंगे नहीं। अब देखिए क्या हो गया है, मायावती ने ट्विटर कब ज्वाइन किया? अक्टूबर 2018। ठीक है, बिल्कुल। जब, और मोदी ने कब ज्वाइन किया था? 2009। राहुल गांधी 2015। 2014 में राहुल गांधी ट्विटर पे थे ही नहीं। तो 2014 का चुनाव, जो पहला सोशल मीडिया चुनाव था, उसमें बीजेपी को फ्री फील्ड था। हाँ, एकदम ओपन था, फ्री था। लेकिन मायावती 2018 में आई, जब ट्विटर का एक तरह से सैचुरेशन हो गया और सिर्फ वो न्यूज बनाने के लिए है। और अब उनकी सारी पॉलिटिक्स एक्स पे है। वो 10 ट्वीट कर दिए, 15 ट्वीट कर दिए, एक थ्रेड में कर दिया, और वही उनकी पॉलिटिक्स हो गई आज। करेक्ट ना? कोई पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ करती थी। तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और जमीन पे जब तक लोगों की मुश्किलों को, अब आज क्या हो रहा है, समाजवादी पार्टी दिख रही है कि भाई अगर योगी आदित्यनाथ को कोई चैलेंज कर रहा है तो कौन कर रहा है? एसपी कर रही है। ठीक बात, एसपी कर रही है। आपके पास तो विधायक भी नहीं है, एक ही विधायक है। लेकिन विधायक तो एक है, लेकिन क्या आप चैलेंज कर रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या सड़क पे उतर करके? वो एब्सेंट है। तो आप एक दिख भी नहीं रही हैं कि कोई फोरम भी नहीं है आपके पास आज की तारीख में। आखिर में मैं बस एक लाइन इसमें और जोड़ के, एक बात जोड़ के, और नया तो कुछ नहीं है, वो रिपीटिशन है। इसके बाद हम यूएस के इशू पर आएंगे, और वो ये कि मायावती, जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मायावती के ऊपर ब्लेटेंटली खुलेआम, मतलब मुझे नहीं मालूम कि उनके अंदर ये पैरानोया है, बीजेपी से डर की वजह से वो सारी चीज़ें हुई हैं, बीजेपी केसेस की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं कि आप लगातार अपने को एक ककून में रख रही हैं, कहीं फाइट करती नहीं दिख रही हैं, किसी मुद्दे पर आगे नहीं आना, ये लगातार ये हुआ है। पर लोग इसके निहितार्थ तो निकालते ही हैं। उन सब स्थिति में मेरा अभी भी ये मानना है कि ये तमाम जो घर के अंदर लड़ाई हुई है, उसकी चाहे जो भी वजह हो, पर मेरा अनुमान यही है कि अल्टीमेटली ये समझौता होगा, और आकाश आनंद ही बीएसपी के उत्तराधिकारी कहें आप, या पार्टी के अगले और नेता कहें, जो हैं वो बनेंगे। इसके अलावा और बीएसपी के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, या तो फिर वो पार्टी ख़त्म हो जानी है वहाँ से। इसके साथ हम अपने जो अगला हमारा विषय है उस पर हम बढ़ते हैं, और वो है अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड का मसला चल रहा है, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ की बात लंबे समय से कर रहे थे ट्रंप, और उन्होंने उसकी तारीख घोषित कर दी है कि 2 अप्रैल से ये सारे इश्यूज शुरू हो जाएंगे। इस बीच में एक बहुत बड़ा जो घटनाक्रम हुआ वो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनके साथ हुआ ट्रंप का। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह की कहासुनी हुई आपस में, और एक किस्म का गतिरोध पैदा हुआ। अब इसके बाद यूरोप की स्थिति हो गई। यूरोप ने हालांकि काफ़ी मेहनत से और एक तरफा जाकर उन्होंने जेलेंस्की के समर्थन दिया, यूक्रेन का साथ दिया, उसके साथ सहानुभूति जताई है, और इस विवाद को पाटने की अपनी तरफ से जेलेंस्की ने भी बहुत कोशिश की है बाद में लगातार, कि अमेरिका के साथ वो काम करने को तैयार हैं, और किसी भी तरह से ट्रंप को मनाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन जिस किस्म के नेता है ट्रंप, उनको शायद वो उस कन्वेंशनल पॉलिटिक्स की ना तो उनको ट्रेनिंग है, ना उसमें उनका विश्वास है, ना उसको वो उसमें उनका भरोसा है। वो एक किस्म की लठमार राजनीति करता है। और मैं सही बताऊं, जो हो रहा था, जो जेलेंस्की के साथ जो वीडियो वायरल हुआ, वो टिपिकल कॉलेज स्कूल की बुलिंग थी, जिसमें 2 सीनियर बैठ के और एक जूनियर को धमका रहे हैं। मतलब इस टर्म में बात करना, इट्स लाइक कि कोई एक सरगना टाइप आदमी बैठा हुआ है, माफिया, और जो कह रहा है कि यू डोंट हैव एनी कार्ड, तुम्हारे पास कोई दांव ही नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है कि यहाँ साइन करो, मतलब कनपटी पे बंदूक लगा के किसी के और साइन करवा लेना है। इस मेंटेलिटी का एक आदमी से आपका पाला पड़ा है, और वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। मुझे मालूम है प्रकाश भाई मेरी तमाम इस बात में अमेरिका के जो ट्रंप के नज़रिए से वो असहमत होंगे, पर उनकी असहमति का सम्मान करते हुए यहाँ पर पूरा स्पेस दिया जाएगा उसको। लेकिन एक बहुत बड़े संकट से दुनिया जाए, और उस पूरी बातचीत में जो सबसे चिंताजनक पहलू था वो ये था, वो बार बार ये कहना कि यू आर क्रिएटिंग वर्ल्ड वॉर 3। यहाँ पर बैठकर मैं एकदम बहुत स्पष्ट, हालांकि हमारी बात की कितनी वक्त है नहीं है, एक नागरिक के तौर पर ये बात बहुत साफ हम सब लोगों को समझनी चाहिए, ये कोई वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ
वेस्ट कंट्रीज, यूरोप की लड़ाई है, अमेरिका की लड़ाई है। वर्ल्ड वॉर जिस समय हो रहे थे उस समय की दुनिया एकदम अलग थी, कॉलोनियल एरा था, दुनिया पर उपनिवेश था, इन्हीं गोरे देशों का राज था। वो जब चाहे जिसको अपनी लड़ाई लड़ते थे और उसमें बाकी दुनिया को शामिल करवा लेते थे, क्योंकि वहाँ पर उनका राज चलता था। तो वो उसको आप टेक्निकली कह भी सकते थे विश्व युद्ध, क्योंकि वहाँ पर भारत पे अंग्रेजों का राज था, कहीं पर फ्रांस की कॉलोनी थी, कहीं पर स्पेन की कॉलोनी थी, कहीं किसी और की एरे वगैरह की, वो उसको शामिल करा लिए। चीन पर सबकी थी, चीन पर सब दावा ही कर रहा था। आज न वो दुनिया है, लड़ मरे यूरोप, चीन उसमें नहीं जाने वाला है। लिख कर रख लें आप, साउथ ईस्ट एशिया नहीं जाएगा, भारत नहीं जाएगा, उसमें हमारी क्या रोल है, हमारा क्या क्या भूमिका है। आप इसको ये कहिए ये वेस्ट की लड़ाई है, ये यूरोप की लड़ाई है, ये अमेरिका के अपने बिजनेस की लड़ाई है, एक बात। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उसमें, इन सब चीज़ों से को बहुत साफ साफ उसको विरोध करना चाहिए, ये मेरा एक वो है। अब समस्या आती है ये टैरिफ और इन सब चीज़ों से। प्रकाश, आपका क्या नज़रिया है? ये जो हुआ, मतलब पूरी दुनिया और बहुत सारे लोग उसके साथ, जेलेंस्की के साथ वो कर रहे हैं, पर जो हुआ है, जो रूस के साथ उनका जो चल रहा है लगातार, पहले क्रीमिया और फिर ये, तो वो लगातार एक किस्म के एग्रेशन को झेल रहा है। अब इस एग्रेशन को से निपटने के लिए या इसका विरोध करने का हक किसी सॉवरेन कंट्री को होता ही होता है, तब क्या कर सकता है वो? आपने एक चीज़ कही कि कई तरीके के टर्म्स यूज होते हैं, लेकिन उनके मतलब कुछ और होते हैं। अभी मैं आपके न्यूज लॉन्ड्री के इस कप को देख रहा हूँ, विच नक्सल आर यू, और उसका पहला ऑप्शन है अर्बन नक्सल, आज बर्बन एंड बर्बन। हाँ, और आज ही प्राइम मिनिस्टर ने किसी स्पीच में, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अर्बन नक्सल की समस्या को जो है काफी गंभीरता से सामने रखा। रिपब्लिक के प्रोग्राम में, और कुछ दिन पहले वो खान मार्केट गैंग को भी याद कर रहे थे। कई बार नेताओं के साथ दिक्कत ये भी होती है कि उनके पास जो टर्म्स होते हैं, जुमले जो होते हैं, वो बड़े लिमिटेड हो जाते हैं, तो वो रिकॉर्ड की तरह उसमें नहीं है। आप फॉर श्योर मोदी के पास जुमलों की तो भरमार है। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने इजाद की, अभिव्यक्ति की है, इस्तेमाल किया है। देखें, पहली चीज़ ये है कि आपने कहा कि इतने समय से ये चीज़ें चल रही थी, वो एक सॉवरेन नेशन है तो उसको प्रतिकार का अधिकार है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, आप ये समझें पहले। मैं बहुत दूर जाना नहीं चाहता। नहीं, मैं भी नहीं, बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ। 30 साल हुए थे गोर्बाचोव के यूएसएसआर के राष्ट्रपति पद से हटे हुए। उन्होंने एक स्पेशल इंटरव्यू दिया था, और वो इंटरव्यू में वो बुजुर्ग आदमी बहुत गुस्से में थे वेस्ट को लेके, कि आपने हमें ये कहा था कि आप नाटो को ईस्ट यूरोप में नहीं बढ़ाएंगे, आप हमारे दरवाजे पर नाटो को नहीं लाएंगे, ठीक बात है, लेकिन आपने उल्टा किया। उसके बाद बोरिस येल्सिन आए, बोरिस येल्सिन को साधा वेस्ट ने, और बोरिस येल्सिन के टाइम में यहां तक सहमति बन गई थी कि नाटो और रूस मिलकर काम करेंगे। अब यहां पे दो चीजें हुई। वेस्ट की नजर थी रूस, एक तो रूस के बड़े संसाधन पे, रूस एक महादेश है, हम सब जानते हैं, 11 टाइम जोन है उसके, और तमाम तरीके के संसाधनों से संपन्न, खेत से संपन्न राष्ट्र है। बिल्कुल। एक तो उस पे नजर थी, और दूसरी नजर इस बात पर थी कि हम रूस को वहां उस स्थिति में ला दें कि ये फिर से महाशक्ति बनने के बारे में ना सोचे। और उसमें क्या है, वेस्ट के साथ एक बड़ी दिक्कत है, हमारे लोग खासकर नजरअंदाज करते हैं, जो पूर्व उपनिवेश हैं उनके, कि उनके एरोगेंस को, उनके विशिष्टता बोध को कई बार लोग नजरअंदाज करके, सिर्फ कि ये लिबरल है कि नहीं, लेफ्ट है कि नहीं, राइट विंग है, अल्ट्रा राइट है, एवरीबॉडी इज हिटलर आजकल चल रहा है, कॉस्मेटिक उसमें चले जाते हैं। वेस्ट अभी बोला था जोसेफ बोरेल ने, जो यू के फॉरेन हिसाब किताब के चीफ हैं, काफी सीनियर उम्र दराज व्यक्ति हैं, कि यूरोप एक गार्डन है और इसके बाहर जंगल है, इस जंगल को गार्डन में नहीं घुसने देना। अभी उन्होंने कुछ 2 साल पहले की बात है। तो पश्चिम आपको वैसे देखता है दुनिया को, और रूस को भी वो देखता है, रूस को वो यूरोपियन नहीं मानते।
तो उन्होंने बोरिस येल्सिन को न सिर्फ फायदा उठाया बल्कि बोरिस येल्सिन को पियक्कड़ बता के उनका एक कैरिकेचर बनाने की कोशिश भी मीडिया में की गई कि अरे ये तो 24 घंटा जो है डाले रहते हैं। वो पीते भी थे ऐसी, लेकिन दारू पी के क्या उन्होंने किसी को गाली दे दी, किसी को मार दिया, क्या बोल दिया कि इस देश पर बम गिरा, तो ऐसा तो नहीं हुआ। जब ये आए पुतिन, तो वेस्ट को लगा कि भाई इनके साथ भी वैसे ही खेल लेंगे। पुतिन 2007 में एक पुतिन का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, भाषण है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, जिस कॉन्फ्रेंस में अभी जेडी वैंस ने जाके यूरोप को प्रवचन दिया है कि तुम अपने मूल्यों से भटक गए, तुम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम अपने ही लोगों को फेसबुक मीम के लिए जो है जेल भेज रहे हो। उसी म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में 2007 में पुतिन ने साफ कहा था कि जो नाटो कर रहा है, जो वेस्ट कर रहा है, इसके परिणाम भयानक होंगे। 2007। उसके बाद उनके लगातार भाषण देख लीजिए, 2020 में फाइनेंशियल टाइम्स का उनका बड़ा इंटरव्यू देख लीजिए। ठीक। अमेरिका में राजदूत रहे और बाइडेन गवर्नमेंट में CIA चीफ रहे बर्न्स। उनका मेमो है, जब वो रूस से राजदूत पद से हट के वापिस जा रहे हैं अमेरिका, तो उन्होंने अपने आखिरी कुछ मेमोज में से एक में लिखा, यूक्रेन को नाटो में शामिल करना रूस के लिए रेड लाइन होगा। यहां बात हो गई। अब मैं एकदम कहीं पीछे भटक नहीं रहा हूं। किनन जब परमाणु बम गिर रहे थे नागासाकी हिरोशिमा पर, उस समय जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उनके सलाहकार रहे थे। उनका आर्टिकल है बहुत लेट 90s में न्यूयॉर्क टाइम्स में, उन्होंने कहा कि भैया ये मत करो। हेनरी किसिंजर ने कहा मत करो। प्रोफेसर जॉन मेर्साइमर, जेफरी सेक्स रोज उनके रील्स से लेकर वीडियो तक चल रहे हैं, रोज पॉडकास्ट चल रहा है, अभी भाषण दिया जा रहा है। जो दुनिया में माने जाते हैं कि ये रियलिस्ट पॉलिटिक्स के बाबा लोग हैं दोनों। उनके खुद के डिप्लोमेट्स बोल रहे हैं, खुद रूस का राष्ट्रपति बोल रहा है कि भाई मत करो। सोवियत यूनियन का आखिरी नेता बोल रहा है कि मत करो। यूक्रेन के नेता बोल रहे हैं कि मत, हम ये नहीं करेंगे। तब क्या होता है, जॉर्जिया और एक और देश का एप्लीकेशन जाता है 2008 में, बूस के टाइम में, हाँ कोई था, दो थे आई थिंक, जॉर्जिया एंड क्रोएशिया। रूस घुस गया जॉर्जिया में, उसने छोटे गांव टाइप के, टाउनशिप टाइप के 2 वहां ले लिए 2008। इन्होंने 2014 में तख्ता पलट किया, राष्ट्रपति को हटाया, निर्वाचित राष्ट्रपति को हटाया गया यूक्रेन में। और अब आप देख लीजिए, वही विक्टोरिया नुलैंड आज बेरोजगार घूम रही हैं, इन्हीं की ओबामा के टाइम में कराया गया था, बाइडेन का वो प्रोजेक्ट था, वो राष्ट्रपति हटाया गया। इन्होंने, उनका वीडियो है, पूछती हैं कि यूएई से तो यूरोपियन यूनियन से सलाह ले लिया जाए जो अगली कार्यकारी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उनका वर्ड है FEU, और उसने पर्ची निकाली और बना दिया सरकार। ये सब ऐतिहासिक फैक्ट, कोई मैं प्रो एंटी नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद उन्होंने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया रूस ने। बराक ओबामा ऑन रिकॉर्ड बोले हैं, उनसे पूछा गया कि आप राष्ट्रपति थे और यूक्रेन पर कब्जा कर लिया, क्राइमिया पर कब्जा कर लिया, आपने इंटरवेन क्यों नहीं किया? उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला है बराक ओबामा ने, क्रीमिया के बहुत सारे लोग रूस के समर्थन में थे, इसलिए हमने इंटरवेंशन नहीं किया। अभी जॉर्जिया में क्या हुआ आपने देखा, राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वहां पे सरकार गिराने की कोशिश की गई, सर्बिया में सरकार गिराने की कोशिश की गई, मोल्दोवा में जो लोग रहते हैं उनके वोट में प्रो एंटी यूरोपियन यूनियन पार्टी जीत गई। मैं एक दो लाइन में खत्म कर रहा हूं। और जो मोल्दोवा के लोग दूसरे देश में रहते हैं उनके वोट से प्रो यूरोपियन यूनियन वाला जीत गया, अभी कुछ महीने पहले की बात है। तो एक तो ये कहानी है। लास्ट बात मैं आपको कल ले आता हूं। कल भभूत लपेट के विदेश सचिव मार्को रूबियो का इंटरव्यू आया। भभूत क्रॉस बनाते हैं वो राख से, एक स्पेशल कुछ होता है जो पिछले पाम, हमको तो लगा किसी अघोरी क्या चले गए थे। नहीं, वो कैथोलिक रिचुअल है, स्पेशल रिचुअल है, हर जगह हर कैथोलिक नहीं करते। तो भभूत मल के ऐसे क्रॉस बना के बैठ के अमेरिका का विदेश सचिव एक्सेप्ट कर रहा है ऑन रिकॉर्ड कि यूक्रेन का युद्ध अमेरिका और रूस के बीच का प्रॉक्सी वार है। बिल्कुल।
तो आप जो बार बार कह रहे हैं ना यूक्रेन की सॉवरेनिटी 2014 में खत्म हो गई। 2019 में जब जेलेंस्की आए हैं, जिसको पुतिन ने कल के अपने इंटरव्यू में अंडरलाइन किया है कि मैंने इसको फोन बोला था कि तुम्हारे दादा तो नाजियों के खिलाफ लड़े थे और तुम ये नाजियों को हवा दे रहे हो। और पुतिन ने भी बोला कि ये ठीक बात नहीं होगी कि मैं बताऊं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। पुतिन ने कहा कि जेलेंस्की, अंडरलाइन किया जो कि सही बात है, मॉस्को में इनके वीडियोज हैं जेलेंस्की के, ये प्रो रशियन आदमी थे। इन्होंने कैंपेन में बोला था कि रशियन लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करो, ये अपना लैंग्वेज है। इन्होंने रशियन स्पीकिंग लोगों के हक की बात की और बढ़िया वोट से जीत के आए। अब यहाँ पर मैं एक लाइन बस जोड़ना चाह रहा हूँ। और आने के बाद जो भी हुआ तो अब वो आपका कहना है कि वो यूरोपियन यूनियन और वेस्ट के जासिम फंस गए। अमिताभ, आप ये प्रकाश ने बहुत डिटेल में इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाके ये समझाया कि रसिया और यूक्रेन युद्ध का क्या स्थिति है और क्यों रसिया की जायज़ नाजायज़ है, क्यों यूक्रेन जायज़ नाजायज़ है, ये हमारे सामने। हम इस समय जो बात कर रहे हैं वो एक दूसरे तीसरे सरफरे आदमी की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो इसमें है। वो एक टाइम पे लगातार इस लड़ाई को अमेरिका सपोर्ट करता रहा। वो और अमेरिका की भूमिका को केवल मैं रूस यूक्रेन के संदर्भ में नहीं देख रहा हूँ, इसके अलावा जो बहुत सारे फ्रंट खोल दिए अमेरिका ने इस समय, यूएस एड बंद करो, इसका कनाडा का को अपना स्टेट बता दो, ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा मान बता दो और टैरिफ बढ़ा दो, ये सब जो चल रहा है, इस नज़रिए से मैं थोड़ा सा ट्रंप की जो राजनीति है, जो पूरी तरह से विध्वंसक राजनीति है, डिसरप्टिव भी उसके लिए बहुत छोटा सा उस तरह का विध्वंसक जो राजनीति है, ये इस पर मैं थोड़ा कमेंट्री जानना चाहता हूँ कि इस पर ये किधर लेके जाएगा इस पूरी स्थिति को। तो मैं तो पहले डिस्क्लेमर की फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ जैसा आप लोग हैं, बट जो भी यहाँ पर केवल प्रकाश जी ही हैं। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ और समझता हूँ। देखिए, ट्रंप क्योंकि बिजनेसमैन रहे हैं, तो जैसा बहुत लोगों की आप कमेंट्री पढ़ेंगे सुनेंगे तो वो एक ट्रांजैक्शनल हिसाब से कुछ भी काम करते हैं, प्रॉफिट या लॉस देख करके काम करते हैं, लेन देन और हर चीज में उनको एक अपने वोटर या अपने वोटर्स, अपने वोट बैंक को शो करना है कि भाई इस डील में अमेरिका हैज वन, इतना फायदा हो गया। हाँ, उनका वो भी है कि भाई लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, करेक्ट। तो अब अगर उसी हिसाब से वो चल रहे हैं कि भाई हम पे कोई 100% टैरिफ लगाएगा तो हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, ठीक है, यूएस एड बंद कर दो। भाई अमेरिका आज विश्व का सबसे रिच कंट्री है, जो इतने सालों में उसने अपना एक दबदबा और एक रुतबा बनाया है कि भाई बहुत सारे गरीब देशों को हेल्प करता है। इनफैक्ट मैं तो कहीं फरीद जकारिया का इंटरव्यू सुन रहा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में भी अमेरिका की अच्छी खासी फंडिंग वगैरह रही थी। अब कितना सही कितना गलत, ठीक है। तो अब बात हो गई है कि जो ट्रंप कर रहे हैं उससे जो इतने सालों में जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बना है उसको कहीं ना कहीं एक दूसरे शेप में ले जाने की कोशिश है। जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर भी है, तो इस रशिया और यूक्रेन के वॉर में अभी 2.5 या 3 साल से वॉर चल रहा है, तो रशिया भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है कि इस वॉर से एक्चुअली क्या अचीव करना चाहता है वो, तो उसको भी एक एग्जिट पॉइंट चाहिए। यूक्रेन वैसे ही फंसा हुआ है जिसमें आकर के ट्रंप एक मध्यस्थता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अपने कैंपेन में बोला भी था कि मैं 1 दिन में ये वॉर रुकवा दूंगा। अब ये जो भी जेलेंस्की वाला जो एपिसोड हुआ है, कहीं ना कहीं जो रशिया और यूएस जो एक तरह से कोल्ड वॉर के दौरान या आज भी 2 सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं वर्ल्ड में बड़े, वो एक साइड दिख रहे हैं। ये कितना बड़ा चेंज है वर्ल्ड ऑर्डर में अगर ये इस तरफ से जाता है तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ही हुआ था जब दोनों एक साइड में थे। हाँ, तो कितना बड़ा चेंज है, ये कितना बड़ा चेंज हो जाएगा वापस, यानी वी आर गोइंग बैक टू सर्कल अगर ये दोनों एक साथ पे दिख रहे हैं। और एक लास्ट बात यह है कि भाई ट्रंप की जो पॉलिसीज और जो उनके बयान और ये है वो काफी एक अनसर्टेन टाइप उनका कैरेक्टर है, ठीक है। अब वो लेकिन उनका भी एक सपोर्ट बेस है, एक इमोशन, नेशनलिज्म। हम सिर्फ भारत में बात करते हैं, नेशनलिज्म आज एक जो मुद्दा है वो हर जगह हर नेता अपने देश में एक्सप्लॉइट कर रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा है वो।
बन के उभरा है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो उन्होंने वादे किए, स्टॉक मार्केट्स में हम देख ही रहे हैं, उथल पुथल हो ही चुका है, ये टैरिफ वॉर शुरू हो गया है, ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। तो अब ये पॉलिसीज का देखना पड़ेगा कि इस पर किस तरह से ये कंटिन्यू करते हैं और कितना इस पे इसका इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर पर होता है। ठीक बात है शार्दुल। तो देखिए, कई सारी बात जो मैं कहने वाला था, धन्यवाद प्रकाश जी, आपने कह दी, नहीं तो बहुत सारा हो जाता है कहने को। हाँ। तो मेरा आज रिकमेंडेशन भी वो जो गोर्बाचोव वाली आपने बात कही ना, उसी से जुड़ा हुआ भी है, पर मैं बाद में कहूँगा। पर 2-4 चीज़ें। एक तो देखिए, ट्रंप को अगर आपको समझना है तो आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा जिसको कभी अनुशासन सिखाया नहीं गया और उसके मन की चली और उसे लगता मैं जो चाहूँगा मैं करूँगा। वो ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि उसे लगता है मैं पीस ले आऊँगा। उनका कहते हुए मुझे दर्द होता है, पर उसका जो दुनिया को देखने का तरीका वो है बच्चों वाला ही, कि हम ज़मीन कब्जा लेंगे। ये समझना चाहिए कि उसको जो रेयर अर्थ मिनरल ग्रीनलैंड से चाहिए और यूक्रेन से चाहिए, वो वैसे भी आ जाएंगे। भाई फ्रंटियर्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो अब बदल गए हैं, पुराने जमाने में पगलैट टाइप बातें करता है नहीं, कि कब्जा कर लूंगा ये, या इसको लिख दो हमारे नाम, रजिस्ट्री करा दो टाइप। ये तो जैसे गांव में तो कोई वो सामान नहीं, तो आप समझ नहीं रहे ना। ये क्या पहली बार हो रहा है दुनिया के इतिहास में? क्या अमेरिका तो लगातार करता आ रहा है ये बस। हाँ, कैमरे और 24 घंटे हो रहा है। 24 घंटे हो रहा है। दूसरा ये कि हमको लग रहा था कि दुनिया मूव ऑन कर चुकी है। देखिए 19वीं सदी के मध्य से नहीं भाई, ग्रीनलैंड को अमेरिका खरीदना चाह रहा है और अमेरिका ही इस्तेमाल करता है ग्रीनलैंड को। पनामा नहर उसके कब्जे में 1989 तक था। अब मुझे बताइए, अब फिर से कब्जा हो गया। वहाँ की जो चीनी कंपनी थी, हांगकांग की कंपनी, उसने अपना सब बेच दिया अमेरिकी कंपनी को। अगर आपको ट्रंप को समझना है, हालांकि ये अपने आप में एक मूर्खतापूर्ण प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि मूर्ख से क्या समझना, लेकिन उस आदमी को खुद नहीं पता वो एक हफ्ते बाद क्या कहेगा। आप उसके सारे पुराने जो ऑफिशियल थे पिछले टर्म के, उसको देख लीजिए। जो वो था बार करके, क्या नाम था, वकील जो थे, हाँ, जो जस्टिस डिपार्टमेंट का हेड था, उसने तब भी कैश पटेल, जो अब FBI का हेड है, पटेल साहब हमारे पहुंच गए, उसे बनाने के लिए कहा था। तो उसका डायलॉग था ओवर माय डेड बॉडी। आज वो FBI का चीफ, उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि वो FBI का चीफ बन गया। वो पता क्यों बना है? क्योंकि उसने काल्पनिक कहानियों की बच्चों के पढ़ने की किताब लिखी, जिसमें एक राजा है जिसका नाम है ट्रम्प, उसका एक बीरबल टाइप का आदमी जो है कैश पटेल, और एक बुरी चुड़ैल है जिसका नाम कुछ हिलेरी क्लिंटन से मिलता हुआ। तो ये इस क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की खामियां है। लेकिन 2-3 चीज़ और थोड़ी सीरियस बात है कि अगर आप CIA, अमेरिकन विदेश नीति को अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि CIA के प्रोजेक्ट ये लगातार चलते रहे हैं सत्ता बदलने के। लेकिन उस पर बड़ी एक विचित्र बात है, वो किसी से बात नहीं करते, वो सबको भाषण देते हैं जब वो चल रहा होता है। फिर जब वो असफल हो जाता है, फिर वो अपनी खामियां बताते हैं कि नहीं हमें बात पहले से मालूम थी, लेकिन कभी किसी से बात नहीं करते। ये एक बहुत अजीब सा उनका है। और ये यूनिपोलर वर्ल्ड, जो ये व्यापार की बात ट्रंप कर रहा है, दुनिया की रिजर्व करेंसी डॉलर है, वो बाजार है। और ये दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से बना। ये क्यों बना? क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया का थानेदार बनने का ठेका लिया ना। 800 से ऊपर मिलिट्री बेस हैं उसके। ये कहाँ है? और जो बात प्रकाश जी ने कही, ये बात सही थी। 1991 से रूस ने कहना शुरू किया था कि भाई उन्हें वादा किया गया था कि नेटो पूर्व की तरफ मूव नहीं करेगा। अब आप जॉर्जिया का एग्जांपल दिया। जॉर्जिया को अगर आप देखें, ये कितनी, वहां पे 25% एथनिक रशियन हैं, लेकिन इस चक्कर में वहां रशियन भाषा बैन कर दी गई। आपके देश की 1/4 जनसंख्या जो एथनिकली है, वहां वो भाषा बैन अगर आप कर दें तो मुझे बताइए, अभी आप इसको सिचुएशन को पलट करके देख लीजिए। और हमने 60s में देखा भी था वो क्यूबल मिसाइल क्राइसिस, जो ये जॉर्जिया में और उससे थोड़े पहले और टर्की में मिसाइल रख के बैठे हैं। अभी आप कनाडा पे या अलास्का के पास अगर रूस या चाइना अपने मिसाइल तैनात कर दे तो अमेरिका रुकेगा नहीं, तुरंत लड़ाई कर देगा। उसने इजिप्ट का साथ दिया था वो 1961 में या 51 में, जब वो युद्ध हुआ था फ्रांस और यूके, स्वेज कनाल की जो क्राइसिस हुई थी, आई थिंक 61 की बात, 59 to 61 की बात है। वो अमेरिका ने इजिप्ट का साथ दिया था, वो कभी किसी का साथ नहीं देता, इजराइल तक का साथ नहीं दिया था। और अब इसमें हुआ क्या है कि अभी तक नेटो की ट्रीटी ये थी कि एक पे हमला होगा तो सब पर हमला होगा। लेकिन ये सारी संधियां, ये सारी विदेश नीति के करार, विदेश नीति एक देश की लगातार रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन बदलने में, उस विश्वास पे चलते हैं। ट्रंप ने उस विश्वास को तोड़ दिया, क्योंकि एक वो मूर्ख है, 2 वो घमंडी है, और तीसरा वो व्यक्तिगत लालची है।
वो एडमिनिस्ट्रेशन रिपब्लिकन पार्टी लालची नहीं है, वो व्यक्तिगत रूप पर लालची। हाँ विकास, एक तो जो वो पूरा एपिसोड हुआ कैमरे के सामने, तो उसमें एक चीज़ जो है वो मतलब मुझे लगता है कि बहुत लोग जानते होंगे, पर मैं एक हाईलाइट कर देता हूँ। जेलेंस्की और ट्रम्प जो है दोनों कैमरे के सामने एक्टिंग करने के अच्छे खिलाड़ी हैं, और जेलेंस्की तो स्टार रहे हैं, कॉमेडियन रहे हैं, बहुत पॉपुलर टीवी सीरीज के, राष्ट्रपति बनने से पहले। तो वो कैमरे को अच्छी तरह समझते हैं, उसको वहाँ क्या क्या हो रहा था। इनफैक्ट हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प भी टीवी के नंबर 1 रेटिंग वाले प्रोग्राम के एंकर रहे हैं। ठीक बात। उन्होंने सब कहा और लास्ट में कहा कि इट वाज अ गुड टीवी। जब ट्रम्प ने भी कहा कि मैंने जानबूझकर ये सब चलने दिया कि अच्छा रियलिटी टीवी बना। एक तो ये, और दूसरा जो टैरिफ वाला मामला है पूरा, तो टैरिफ वाले में टैरिफ जो है एक तरफा मामला नहीं है। अगर वो लगाएंगे तो कोई दूसरा देश भी कुछ ना कुछ करेगा। ये दूसरा देश तो ऑलरेडी लगा रहा है, हाँ, इसीलिए तो वो उनको बहाना मिला है। और जो एक अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट हैं रॉबर्ट वुल्फ करके, उनको मैं थोड़ा सा पढ़ा सुना था, उन्होंने बताया कि ये जो है घातक होने वाला है अमेरिका के लिए, और अभी से जो है मंदी के संकेत शुरू हो गए हैं, और ऐसी मंदी आने वाली है जो पहले माना जा रहा था कि अमेरिका की जीडीपी 2% तक ग्रो करेगी, आप कह रहे हैं कि वो 2% तक डाउन चली जाएगी, 2.5% तक डाउन चली जाएगी। तो वो एक बड़ा जो है मुझे लगता है कि सेटबैक होने वाला है। पूरा जो इनका हनीमून पीरियड है जो कैमरे के सामने चल रहा था ट्रम्प का, बहुत एक छोटी सी बात जो विकास की बात को थोड़ा अंडरलाइन करेगी। देखिए ट्रम्प की नीतियां कितनी विरोधाभासी हैं। वो कह रहा है मैं टैरिफ लगाऊंगा जिससे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और हमारे पास राजस्व आएगा। अरे भैया, अगर टैरिफ से राजस्व आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग तो फिर उन्हीं देशों में रहेगी ना जहां से सामान आ रहा है, सामान पे ही तो टैरिफ लगेगा। और अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओगे तो फिर सामान नहीं आएगा, फिर टैरिफ किस पे लगाओगे? वो आदमी जिसका ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल के लोगों ने कहा मैकडॉनल्ड का केचप फेंक के मारता था व्हाइट हाउस की दीवारों पे, उसको खुद नहीं पता वो एक हफ्ते बाद क्या कहे। देखिए ऐसा है कि ये ऑन रिकॉर्ड बात है भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपके नेताओं को नहीं, आपके नेताओं को झूठ बोलने और तमाम तरीके के नखड़े तमाशे करने की छूट होती है। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है, इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। लेकिन मैं इसमें खाली जोड़ लूँ, देखिए अमेरिका की जो अभी हालत है, अमेरिका एक समय दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस हुआ करता था। वह पिछले 30-40 सालों में लगातार घटता गया है, 25% पे आ गया जी। हाँ, अभी वहां पे बमुश्किल 6% वर्कफोर्स जो है वो कोई ढंग के मैन्युफैक्चरिंग में लगा है। नहीं तो लोग या तो पिज्जा बना के बेच रहे हैं या वो ये कप, कागज वाले कप बेच रहे हैं, यही बन रहा है वहां पे। मल्टी किसी इसमें हॉल में एग्रीकल्चर जो है वो बड़ी कंपनियों और कॉरपोरेट के हाथ में चली गई। एग्रीकल्चर से मेरा मतलब एग्रीकल्चर प्लस नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, अनाज उत्पादन, मछली, अंडा, गाय, भैंस, दूध, ये सब। ये तो वो चीज है कि पब्लिक का क्या हाल है। अभी आया है कि अमेरिका का सिर्फ 10% जो टॉप इनकम वाला, वेल्थ वाला लोग है, वो लोग 49% से ज्यादा जो स्पेंडिंग हो रही है वो लोग कर रहे हैं। 10%। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी 90% किसी तरीके से चला रहे हैं, वो जैसे हमारे यहाँ है। हाँ। अभी स्थिति ये है कि अमेरिका को देखिए, ट्रम्प टैरिफ लगा के और ये यूएस एड रोक के और लोगों की छटनी करके जो करना चाह रहे हैं, अमेरिका पर लगभग $40 ट्रिलियन का कर्जा है। ये कर्जे का जो ब्याज देना है यही बहुत भारी हो रहा है। तो उनको अभी फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली नगदी चाहिए, वो चाहे नगदी जैसे आए, पैसा बचा के आए या टैरिफ से आए। तो ये एक बेचैनी दिखा रही है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप के पास, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उनके पहले वाले एडमिनिस्ट्रेशन की तरह कोई ढंग का फुल प्रूफ इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो भारत में जो चिंता व्यक्त की जा रही है कि ये अमेरिकी प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और ये हो जाएगा, सस्ते हो जाएंगे। अच्छा, भारत वाले बड़े ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। नहीं, चाइना वाले से काम चला रहे हैं। जनता यही है भैया। नहीं, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं। देखिए, अमेरिका के साथ हमारा व्यापार फायदे का है। हम जो है चाइना की तरह उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हम अमेरिका से ले आते हैं, यहाँ पे आता है, उस पे हमारे टैरिफ बहुत कम है। कुछ लग्जरी आइटम, अमेरिकी दारू है, आपका ये हार्ले मोटरसाइकिल है, कार है, कुछ साथ मेवा हुआ। कुछ कोई लोग कल बोल रहा था, मैंने कहा कि यार कितने लोग मेवा खाते हैं, तो अवाकाडो,
हाँ एवोकाडो, हार्ली और देखिए जिम बीम सस्ती हो जाएगी तो मैं तो खुश। देखिए मैं इस मामले में इस हमारे देश में जो विपक्ष के लोग हैं या बहुत सारे जर्नलिस्ट भी जो सवाल उठा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बोल क्यों नहीं रहे हैं। अरे भाई बोल तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल पाया जब बोल दिया कि अकेले रूस से लड़ लोगे। नहीं, उसमें दो वजह हैं। भारत को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं। भारत को चिंतित होने की एक तो कोई जरूरत नहीं, उसमें उसकी दो वजह हैं। एक तो जब एक पगलेट आदमी बोल रहा हो तो चुप रहना ज्यादा समझदारी का, और दूसरा कि जब वो बोलता है तो हमारे प्रधानमंत्री के साथ आप कहे लिबर्टी, मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आधी बात नहीं समझ पाते हैं वो, क्योंकि वो जो एक्सेंट है, वो जो भाषा है, वो नहीं आती है समझ में, बहुत रियलिस्टिक हो गए। इसलिए आप देखिए कि पीछे बैठ के दो कैसे सट के दो तो इंटरप्रेटर बैठे रहते हैं, तब जाके तो बात थे जो भी रहे हो। लेकिन तो एक ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि हमारे हित में काम कर रही है। अब ले देखिए मैं आखिर में इसमें हित में काम कर रहे भाई, कुछ उल्टा सीधा बोल देने से अच्छा है वो जो जेलेंस्की और ट्रम्प जो की स्थिति हुई वैसा हमारे यहाँ ना हो। लेकिन वो एक चीज मैंने नोटिस की है, आपने तो मजाक में बात कही लेकिन मैं सीरियसली कर रहा हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यह कोशिश जरूर करते हैं, खासकर विदेशी नेताओं के सामने अंग्रेजी में कि फोटो वीडियो जो है अच्छा है, वो बढ़िया रहना चाहिए, कोई भी एक भी अकवर्ड मोमेंट नहीं होना चाहिए, भले जबरदस्ती का मुस्कुराते वो आगे से लीड करते हुए दिखते हैं। तो इसमें एक ये चीज है। आखिर में मैं बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा, और फिर से ये भारत के हित में है, भारत नहीं ये पूरी दुनिया के हित में है। ये जो ट्रम्प कर रहे हैं, एक्चुअली अमेरिका जो पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो बना हुआ था, जो जिस चौधराहट की पोजीशन पे था, जिस तरह से वो पूरी दुनिया को डील कर रहा था, लीड कर रहा था, डिक्टेट कर रहा था, इस डिसरप्शन के बाद, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजहों में यही था ना कि अमेरिका यूएस एड जो आया या बहुत सारे कार्यक्रमों के जरिए, बहुत सारे ऑडिटेड अनऑडिटेड फंड के जरिए दुनिया में बहुत तरीकों से फाइनेंशियली अपने हित साधता था। प्लस उसकी अपनी बहुत सारी इंडस्ट्री है, जिसमें आर्म इंडस्ट्री की बात हम लोगों ने कितनी बार कही कि आर्म इंडस्ट्री का इंटरेस्ट इतना रहा है। इस डिसरप्शन से वो फाइनेंशियल जो जब आप खींच रहे हैं, चाहे जिस भी वजह से खींच रहे हो, जब खींचेंगे तो एक तो होता है कि आपका पैसा उसके हाथ में है और आप उसको टाइट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, और दूसरा है कि आपने पैसा वही ले लिया जो ट्रम्प कर रहे, खत्म कर दिया आपने, तो वो मुट्ठी खुल गई है अब। तो अब वो उस तरह से ना आप डिक्टेट करने की स्थिति में होंगे ना वो। अब जो जेलेंस्की ने किया ये बहुत छोटा सिम्टम है, ये बहुत बड़े पैमाने पर किसी दिन आकार ले सकता है। जिस तरह से यूरोप के सारे नेता आए, चाहे उनके अंदर कितना भी डर हो कि हमको अमेरिका के साथ मिल के चलना, लेकिन सब साथ आए, सबने एक कॉन्फ्रेंस कर ली, वो एक बड़ा सिग्नल है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ वो कॉन्फ्रेंस हुई है। तो अमेरिका की जो चौधराहट खत्म होगी, ये पूरी दुनिया के लिए, हम भारत के लिए, सबके लिए मुझे लगता है कि एक इसमें अच्छी चीज़ है। कब होगी, कितने दिन में होगी, इसका कोई डेडलाइन तो नहीं बता सकता, लेकिन होगा यही अल्टीमेटली। जब आप जिन चीज़ों से डिक्टेट कर रहे थे वही चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो फिर बात बदल जाएगी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अभी इस बारे में बात की है, बोला है, और चाइनीज विदेश मंत्री ने भी कल आज सुबह यही बात कही है कि मल्टीपोलर दुनिया बनेगी। और देखिए, आप केवल ये मत देखिए कि अमेरिका यूरोप, दुनिया बहुत लंबे समय से अमेरिका यूरोप सेंट्रिक रह चुकी है। हाँ, बहुत 200-300 साल हो गए। 200-300 साल हो गए। दुनिया के इतिहास में यह अपवाद है 200 साल। अगर साल 1 से लेके 2025 तक अगर आप हिसाब लगाएं तो ये जो 19वीं सदी 20वीं सदी का ये जो 200 साल हैं, इसी में भारत और चीन नंबर 1 इकोनॉमीज नहीं है, नहीं तो पहले दिन से लेके आखिर। हाँ बिल्कुल, आप फिर हम बड़े हो गए। आप जीडीपी और इन सब नजरिए से देखें, मतलब मुगल एरा में हिंदुस्तान की जीडीपी और ब्रिटेन जिसने राज किया, इनका कोई मेल ही नहीं था तो प्रोडक्शन वाइज। तो ये एबरेशन अब बदल रहा है। हिस्ट्री अपने जैसे कहते हैं ना कि नदी अपना वो करती है, कोर्स करेक्शन करती है। दूसरी चीज ये है कि खुद यूरोप यूनाइटेड दिख रहा है, लेकिन हंगरी ने जो बोला, और भी यूरोप में देश हैं, पूर्वी यूरोप में कई देश हैं जो रशियन इन्फ्लुएंस में, जैसे सर्बिया। अभी रोमानिया में जिस तरीके से कैंडिडेट को जबरदस्ती उसका इलेक्शन रद्द करवाया गया, उससे जो वहां पर उथल पुथल मच रही है। मेलोनी ने जो बोला है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि अब अच्छा क्या क्या पागलपन हो रहा है। मैक्रो जैसा आदमी जो अपने आप को फ्री वर्ल्ड के लीडर के रूप में और लिबरल लीडर के रूप में प्रेजेंट करते हैं, वो कह रहे हैं एटम बम हमारा ले जाओ,
कह रहा हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला पूरे यूरोप हाँ, the French what is it called, the French contradiction or something, सर exception, the French exception. सर लॉर्ड मॉन्टगोमरी जो ब्रिटिश सेनापति थे दूसरे महायुद्ध में, उन्होंने 1962 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपने भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। युद्ध की किताब में पहले पन्ने पे लिखा हुआ है मॉस्को की तरफ कूच मत करो, और दूसरे पन्ने पे लिखा हुआ है कि चीन से लड़ने मत जाओ। बिस्मार्क बार बार बोलते थे कि रूसी भालू को खोह से निकालने के 1000 तरीके मुझे मालूम है, लेकिन एक भी तरीका नहीं मालूम है कि उसको वापस अंदर कैसे डालें। आप सोचिए, नेपोलियन जैसा महान सम्राट, महान सेनापति, उसको रूसियों ने ऐसा हराया कि उसकी दुकान ही बंद हो गई। हिटलर का आपने देख लिया, हिटलर का तो कहने का मतलब कि कभी भी वैसी ताकत से आप जिसकी आबादी ज्यादा हो, जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हो, जिसके पास लीडर, अभी देखिए सबसे अच्छी बात यह है जो ट्रंप करना चाह रहे हैं, और इस बात को हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली चीज कि भैया लड़ो मरो कटो मत, पहला चीज तो ये, बाकी निगोशिएटिंग टेबल पे निगोशिएशन के लिए आप आइए। अब तो ये बात हो गई ना, 20% टेरिटरी रसिया के पास है, तो 20% तो देने से रहा, 1-2 शहर भले वापस कर दे। बंदरगाह आपके सारे ले ही चुका, ओडेसा को छोड़ दें तो ओडेसा से काम करने नहीं देगा वो आपको। यूक्रेन, तो यूक्रेन आज के डेट में जब वो बोल रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति कि यू डोंट हैव एनी कार्ड, वो सिर्फ बोलने का तरीका ठीक नहीं हो सकता है शायद, तो मैं कोई जजमेंट नहीं दूंगा। तो अब इस जो क्योंकि प्रकाश ने बहुत ज्यादा इस चीज को विस्तार से छोटी-छोटी 3 बात कहूंगा। पहली जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में प्रकाश जी ने बात की थी, उसमें मैं थोड़ा सा नुआंस में डिफर करता हूँ कि फ्रंटियर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वो मैन्युफैक्चरिंग की जो बात कर रहे थे कि अमेरिका से चली गई, वो जो अर्थव्यवस्था के जो बिल्कुल सबसे आगे की चीजें हैं जो नई आ रही हैं, वो अभी भी अमेरिका के ही पास हैं, है ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का तरीका बदल गया, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बहुत तेजी से बदला है, टेक्नोलॉजी, एविएशन, हाँ एविएशन और डिफेंस, तो ये आज भी अमेरिका के पास है। और ये मैन्युफैक्चरिंग चीन इसलिए गई थी, अगर आप लंबी पढ़ें, ये बहुत लंबी बात है, बट कि क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे और जो नई मैन्युफैक्चरिंग थी टेक रिलेटेड, इसको सफाई करने में इन मिनरल्स को बहुत टॉक्सिक और रेडिएशन वाले केमिकल्स निकलते हैं, और चीन में प्रॉब्लम आ रही हैं। वहाँ बहुत एक बड़ा भूगोल है जहाँ लोग इससे ग्रसित हैं, क्योंकि ये बहता है, तो इसलिए ये एक्सपोर्ट किया गया था कि भाई हम उनसे बनवा लेंगे, हमने को कोई दिक्कत नहीं है, अपन यूज करेंगे, और इसीलिए इस तरह से बना। तो मैं केवल इतनी बात कह रहा था। दूसरी चीज, एक सीरियस बात आपको देखनी चाहिए, जो आप लोग यूरोप के बारे में कह रहे थे, फ्रेडरिक मर्ज जो नए चांसलर बनेंगे अब जर्मनी के, उन्होंने, अगर आप ध्यान दें, थोड़े समय पहले जर्मनी का डेट ब्रेक जो सीलिंग थी उसको तोड़ के डिफेंस में इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया है। और अगर आप जर्मनी की पॉलिटिक्स को देखें तो डेट ब्रेक, प्रकाश जी को अच्छे से पता होगा, उन सैक्रोसैंक्ट लक्ष्मण रेखा टाइप की उनकी, उन्होंने तब से नहीं तोड़ी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, और बीच में उन्होंने और उसे सख्त कर दिया था 2008-9 के क्राइसिस में, उसे तोड़ के वो अपनी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस में फिर इन्वेस्ट करने जा रहा है जर्मनी। ये एक बहुत बड़ा कदम है कि दुनिया के जो नक्शा बदलेगा। और आखिरी बात, जो आप लोग कह रहे थे इतने दिन से कुछ नहीं हुआ, खिचड़ी इतने दिन से पक रही थी, तो मुझे लेनिन की एक लाइन याद आ गई कि दशकों तक कुछ नहीं होता, फिर हफ्तों में दशकों का काम हो जाता। क्या बात है। अमिताभ, कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं आपको, कोई आखिरी कमेंट? नहीं, बहुत इस पे तो बहुत चर्चा हो गई आई थिंक। हाँ, तो हम इसी के साथ आज की चर्चा को यहाँ रोकेंगे। उससे पहले रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे, और शार्दुल के जिम्मे होगी सबसे पहले रिकमेंडेशन की जिम्मेदारी। तो मेरे सिर्फ 2 रिकमेंडेशन है। पहला, एक जो मैंने जिक्र किया था गोरबाचोव से जुड़ी हुई बात, तो अगर आप अमेरिका के जाएंगे NS आर्काइव पे, तो उस पे एक पूरा सेक्शन है व्हाट गोरबाचोव हर्ड। गोरबाचोव को क्या बताया गया था जब USSR खत्म हो रहा था और वो उनके सत्ता के अंतिम दिन थे, तो इन पूरे विदेशों ने, अमेरिका के लोगों ने और उनके प्रतिनिधियों ने क्या बताया था, पूरा सेक्शन है, उसे पढ़िए और देखिए फिर बाद में हुआ क्या, तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका की नीति चलती कैसी है और कहाँ कहाँ वो गड़बड़ करती है और कहाँ कहाँ वो धोखा देती है। दूसरा, एक नया मेरा ऑल टाइम फेवरेट गेम आया है, तो उस फ्रेंचाइज की नई एंट्री है मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड। क्या बात है, तो वो खेलिए। ठीक है, कोई ऐसा भी गेम है जो न्यूज़ में डाल सके, हम लोग न्यूज़ पे और उसको न्यूज़ लॉन्ड्री में डाल दे, लोगों को फंसा लें? नहीं, गेम फंसाने के लिए नहीं होता, चारा डाल के, वो फंसाने का ही गेम है यार। फिर बहन जी पे जब बात कर रहे थे ये, तो इन्होंने तो राजनीति को ही जिस तरीके से एनालिसिस किया, स्ट्रेटजी, रणनीति, आगे वाला पीछे वाला सब, नहीं तो देखिए, गेम्स
आज की डेट में फिल्म मेकिंग से कहीं बड़ा बिजनेस है, और कला के जो असली लोग हैं, ये तो ठीक बात, क्योंकि स्टार पावर और कलाकारों को दबा देती है। भयानक हाई टेक इन्वॉल्व है। टेक से भी अलग, अगर आप देखिए आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, क्योंकि कोई स्टार बैठा होता तो वो अपनी चलाता है, गेमों में स्टार नहीं होते। आप कैरेक्टर बना रहे हैं तो म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर्स, डायलॉग राइटर्स आज की डेट में वहां ज्यादा काम कर रहे हैं। विकास जी सर, आपका रिकमेंडेशन? एक तो जो मैंने बताया ही, जेलेंस्की जो है, मुझे लगता है वो कॉमेडी सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे है वो। अच्छा। हाँ, उसके बाद ही ये प्रेसिडेंट बने थे, उस सीरीज के 3 ही सीजन आ पाए। ठीक बात। तो एक तो वो है, और एक जो है हमने बात की इस मायावती जी और उन पे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बामसेफ के बारे में पढ़ना चाहिए लोगों को, वो। और एक जो अमेरिका की हमने व्यवस्था पे बात की, तो उसमें जिसका जिक्र किया मैंने, रॉबर्ट वुल्फ का, उनका है कि व्हाट जो है ट्रम्प 2.0 मीन्स, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन और पूरा टैरिफ और ये सारी चीज़ें हैं, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे उस वीडियो। बहुत छोटा सा वीडियो। अमिताभ, आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्योंकि यूएस की चर्चा हो रही है बहुत, तो एक 0 डे एक है नेटफ्लिक्स पे, एक ओटीटी सीरीज है नया, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट को एक साइबर अटैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी जाती है। वो एक अच्छा लगा मुझे। और अभी एक ओटीटी पे मसाला देखना है तो डब्बा कार्टेल है, वो भी अच्छा है। अच्छा, तो 0 डे। ओके, प्रकाश आपका रिकमेंडेशन? 0 डे में ये भी रॉबर्ट डी नीरो भी हैं। ओह नाइस, उन्हीं ने वो रोल किया है। देखिए, अभी मैं बहुत इन सीरीज से और इन फिल्मों से बहुत चटा हुआ हूँ। चट गए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। नेटफ्लिक्स की तरफ ताकने का मन नहीं होता। लेकिन इस बीच में मैंने कोई एक ऐसी चीज़ मैंने वो की, मतलब मुझे पता चली, जो कि बहुत लोगों को बहुत समय से पता है, कि जियो पर और आपके अमेजन प्राइम पे, इवन कुछ नेटफ्लिक्स पर भी, हॉलीवुड की और हमारे यहाँ की भी पुरानी क्लासिक फिल्में मैंने भारी पड़ी हैं। तो मतलब जो मेरे जैसा आदमी है कि रोज अगर 2 सिनेमा नहीं देखेगा तो वो नहीं, उसका टाइम पूरा होता है 24 घंटा। अच्छा। तो वैसे लोगों के लिए मैं कहूँगा कि ये एक मतलब वो खजाना है जिसको कि एक्सप्लोर करना चाहिए, बजाय कि ये रोज रोज नया को कंज्यूम करने के लिए। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने अभी देखी यूट्यूब पर, कि अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे इसमें रेफरेंस आया गर्बचो, जैसे फॉर एग्जांपल, आप यूट्यूब पे अगेंस्ट वाला है चाहे प्रो वाला, आप 2-2, 4-4 डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। आप प्रोफेसरों के इंटरव्यूज देख सकते हैं, ओरिजिनल भाषण देख सकते हैं, ओरिजिनल भाषण सुन सकते हैं, इंटरव्यूज सुन सकते हैं अलग अलग ट्रांसलेशंस में। तो मैं समझता हूं कि जो हम लोग इंटरनेट पे जो बहुत समय बिता रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं, इसी बीच में अगर कभी आगे बुलाएंगे तो बताता, लेकिन बता देता हूं कि इंटरनेट पे कई ऐसी साइट्स हैं, लीगल साइट्स, मैं इलीगल साइट्स की नहीं बात कर रहा हूं, जहां पे आप पुरानी अच्छी किताबें, नॉन फिक्शन डाउनलोड भी कुछ कर सकते हैं और कुछ पढ़ भी सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे सुनने वालों को इंटरनेट के ये एक्सप्लोरेशन की तरफ भी देखना चाहिए। तो अतुल, प्रकाश जी और मेरी फिक्र कुछ एक सी है, मुझे एक रिकमेंडेशन याद आ गई इनकी बात से, मैं वो जोड़ देता हूँ। जोड़ दीजिए। हो सकता है पहले से यूट्यूब पर हो, पर मैंने अभी देखी, नेहरू जी का पहला ऑन कैमरा आजादी के बाद इंटरव्यू जो कि उन्होंने बीबीसी को दिया था, वो आपको यूट्यूब पे लिंक अब दे देंगे, वो देखिए। नेहरू जी की इतनी बुराई करते हैं लोग, भाई नेहरू जी की खूब आलोचना करिए, पर पढ़िए तो वो आदमी कैसा था वो। ठीक बात है। तो मतलब मैं कैसे बताऊं कि ये बहुत ही इस आज की चर्चा से एकदम अलग किस्म का बड़ा अलहदा सा एक रिकमेंडेशन है। 2 रिकमेंडेशन है मेरे। चलते फिरते पिछले हफ्ते मेरे सामने वो एक शब्द आ गया, फ्लैगस्टॉफ हाउस। तो फ्लैगस्टॉफ हाउस रिज में, जो दिल्ली का रिज का इलाका, नॉर्थ दिल्ली का, उसमें है वो अंग्रेजों की एक, अब उसको हंटिंग लॉज कहें, कुछ भी कह सकते हैं, वो पुराना एक। अब वो फ्लैगस्टॉफ हाउस के जरिए सर्च करते करते मैं उसका थोड़ा सा हिस्ट्री जानने लगा। तो उसकी हिस्ट्री इतनी बता रहे हैं क्या, जो मजनू का टीला जाने में वो एक टीले पे एक बड़ी सी बिल्डिंग, गोल राउंड इस बिल्डिंग। अब फ्लैगस्टॉफ हाउस बेसिकली क्या था कि मेटकॉफ हाउस है शायद, रेड फ्लैग हाउस, वो नहीं, फ्लैगस्टॉफ हाउस की बात मैं कर रहा हूँ। वो रिज के बीच में एकदम, अब तो खैर सब कुछ शहर ही हो गया। मेटकॉफ हाउस भी है, मेटकॉफ हाउस भी वही, मेटकॉफ हाउस भी है, रोड के वो तो अलग चीज है जी। ये एक सर्कल बिल्डिंग है। अब इसकी कहानी ये थी कि फ्लैगस्टॉफ हाउस की पढ़ते पढ़ते मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ने लगा। इसकी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते फिर तो ये अंग्रेजों ने बनाया था बेसिकली। इसमें क्या था कि फ्लैगस्टॉफ हाउस में
57 की म्यूटनी से पहले जब 1803 में जो ट्रीटी हुई थी मुगल एम्परर और उनके बीच में, उसके तहत कुछ हिस्सों में ब्रिटिश अधिकारी रहते थे और ये वो, तो उसी एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ हिस्सा फ्लैगस्टॉफ हाउस में रहता था। तो फ्लैगस्टॉफ हाउस जब म्यूटनी शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों को यहाँ कत्लेआम कर दिया गया, लेकिन वो वॉल्ड सिटी के बाहर है, वो रिज में बना था। तो कुछ लोग भागते भगाते वहाँ जाकर छिप गए और फिर बाद में जब फिर से ये रीअसेंबल ब्रिटिश आर्मी होना शुरू हुई तो वो कुछ मेरठ से आए, कुछ अंबाला से आए, कुछ कहीं से मिल के पंजाब से मिल के, तो वो वही फ्लैगस्टॉफ हाउस और रिज के इलाके में, क्योंकि वो पहाड़ी बहुत ऊंची थी, तो वहाँ से लाल किला और पूरा चांदनी चौक का वो वॉल्ड सिटी साफ साफ नजर आती थी। और इतनी सेफ दूरी थी उसके मुताबिक कुल 4 मील का फासला था रिज और इसके बीच में, वॉल्ड सिटी के बीच में, कि कोई डायरेक्ट अटैक भी म्यूटनियर्स नहीं कर सकते थे। तोपों की रेंज के बाहर थी, सब कुछ के बाहर थी। तो वहां पर तो लोगों को लगता है कि 1857 की लड़ाई मई में शुरू हुई, लेकिन उसका अंत जो हुआ वो 21 सितंबर को हुआ, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को गोली मारने के साथ, तीनों बेटों को। तो वो मैंने पढ़ते पढ़ते तो 2 किताबें आई, जो कि एक तो है द सीज ऑफ दिल्ली, अलेक्जेंडर एल्विन की किताब है, और दूसरी है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस किताब का जिक्र मुझे ये द सीज ऑफ दिल्ली पढ़ते पढ़ते मिली कि उसके बीच में इसका नाम है विथ HM 9th लैंसर्स ड्यूरिंग द इंडियन म्यूटिनी। ये तो किताब का HM 9th लैंसर्स, ये एक बटालियन थी वहाँ ब्रिटिश की जो कि लड़ रहे थे, और इसका जो चीफ था उसका नाम था OHSG एंसन। उस किताब में बार बार जिक्र, वो एवरी डे जब तक वो बैठा रहा वहाँ आने के बाद, वो आया था आपका यहाँ से पानीपत अंबाला से, तो जितने दिन वो जो 4 महीने का पीरियड है, वो एवरी डे वो अपनी पत्नी को लेटर लिखता था, और वो लेटर इसमें ओरिजिनल फॉर्म में है, और उसमें लेटर में कोई इस तरह उधर उधर की बात नहीं, तो उसमें स्ट्रेटजी बता रहा है, आज क्या हुआ, आज के दिन कितनी गोलियां चली, आज हमारे तरफ के कितने मरे, आज हम लोगों ने कहाँ से कोशिश की घुसने की, फिर हमें पीछे हटना पड़ा। तो ये अब वो ऐसा था कि मतलब आप इसको पढ़ा, इंटरेस्ट की भी बात है, अगर रुचि है उसमें तो उसको पढ़ते कि मैं देख रहा हूँ कि वो फ्लैगस्टॉफ हाउस कहाँ है, फिर उसमें जाकर बड़ा हिंदू राव का हाउस कहाँ पे है, जिसको कब्जा किया इन लोगों ने जाके, और जो कश्मीर, और ये अपनी बीवी को लिख रहा है, ये अपनी बीवी को बताता है, एवरीडे स्ट्रेटजी, वो लेटर भेज रहा है, वो बीच बीच में गैप भी है, जैसे आज लिखा फिर परसों लिखा फिर उसके बाद। तो आज जब हम वहां से गुजरते हैं तो सबसे पहले जो दरार तोड़ी गई वो कश्मीरी गेट को तोड़ा गया। अंग्रेजों ने जब तोड़ा कश्मीरी गेट को, वो उसका जो जिक्र है कि कश्मीरी गेट 40 फीट ऊंची वॉल थी और उसके सामने 40 फीट की डिच थी जिसमें पानी भरा रहता था। तो कैसे इन्होंने बांटा उठा, आज मैं जाता हूं तो 20-22 फीट ही दिखता है, तो 20 फीट जमीन के नीचे है वो कश्मीरी गेट। बिल्कुल। तो वो कितना बड़ा जंगल और कितना बड़ा, मतलब टोटली अनअप्रोचेबल इलाका था वो, उन जंगलों के बीच में और उससे शहर। तो वो सब, क्योंकि अब ये पूरा पढ़ने के बाद और फिर आप उस पूरे इलाके को चूंकि देखे तो ऐसा लगता है कि क्या ही दुनिया रही होगी और आज क्या दुनिया वहां पर बसी हुई है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन ये है कि ये पढ़ने के लिए आपको फिर उस तरह का एक एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरेस्ट होना चाहिए, जिसको मुझे बड़ा मजा आता है। जैसे मैं इसकी कहानियां जो उस समय लोग लिख रहे थे, मेरौली वाले और इसकी, तो जैसे बाबरनामा आप पढ़ें तो उसमें बड़ा मजेदार है वो, जब वो पानीपत की बात करता है, वो जौनपुर, अब मेरे चूंकि बगल का शहर जौनपुर, तो जब वो जौनपुर को फतेह करने जा रहा है उसके लिए जिक्र कर, तो मैंने कहा देखो वो आज 700 साल पुराना 600 साल पुराना किला है जिसको जो गवाह रहा है कहाँ कितने लोगों को कब कैसे क्या हुआ। तो इसलिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो ये दोनों किताबें, तो ये 2 किताबें मेरा रिकमेंडेशन है। और इसको बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कुछ भी ऐसा छुपा के नहीं रखा है, एकदम पूरा स्पॉइलर अलर्ट के साथ सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। लेकिन लेटर बड़े इंटरेस्टिंग है। और थोड़ा सा ये भी है कि 200 साल पहले की बात है, 150-200 साल पहले, और एक जो अंग्रेज हैं उनकी अंग्रेजी अलग किस्म की अंग्रेजी है। तो हम जैसे इस समय बहुत सारी चीज़ों को ग्रामेटिकल, जो जैसे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रेट बोलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे उस तरह के सेंटेंस मिलेंगे कि उसमें हम सोचते हैं कि यार ये तो ग्रामेटिकली ऐसे होना चाहिए। थॉमस रोक का जो जहांगीर के दरबार में आए थे, अगर उनकी डायरी आप ओरिजिनल पढ़ें या शेक्सपियर के लिटरेचर को आप ओरिजिनल पढ़ें, 5 लाइन समझना मुश्किल है। 5 लाइन में कह रहा हूँ, पर ये तो इजीली समझने लायक है। ये तो बहुत आसान भाषा में लिखी गई है। ये तो अभी 250 साल पुरानी चीज है। और उसी में इस घटना का जिक्र है कि वो एक जगह दीवाल के जो विद्रोही सैनिक जो थे हमारे गदर के,
वे पहरादारी कर रहे थे, अंग्रेजों ने वहां पे कुछ शराब फेंकवा दी, पेटियां फेंकवा दी, कुछ कर दिया, और वो पी के धूत हो गए, और अंग्रेज जो है आराम से उसमें तो इसमें है वो है ना, वो बहुत बड़ा एक इन लोगों ने जब घुसे तो एक बहुत बड़ा इनके हाथ में एक वेयर हाउस लगा जो पूरी तरह से बहुत बढ़िया, बहुत सारी शराब से भरा हुआ था। वो छोड़ के, क्योंकि आबादी तो भाग गई थी, जो देसी सिविलियन आबादी तो भाग चुकी थी धीरे धीरे दिल्ली गेट से साउथ की तरफ से निकल के, क्योंकि तो सिपाही म्यूटनियर्स शहर में थे और बाहर अंग्रेजी। तो उसके बाद उन्होंने, जब वो इनके कब्जे में आ गया, तो बेसिकली वो घर घर में जाके खोज रहे थे, क्योंकि उस समय तक ये स्थिति थी कि लूटना है, पैसा एक कॉमन फंड में सारा आभूषण और सारी लूट जमा होगी और फिर वो उन सैनिकों में बटेगा। तो वो ये कमिटमेंट का हिस्सा था कि सैनिकों में बटेगा, ये कमिटमेंट का हिस्सा था। तो इस चक्कर में सैनिक और जो लड़े तो वो शराब मिली, तो उस शराब को फिर कुछ तो अपने अपने उन्होंने रख लिया और कुछ फिर वहाँ पे उन्होंने चल के इसको यहाँ पर ओपन रख दिया गया कि इसका इस्तेमाल करें, पागलों की तरह झूमे में, तब ताकि आगे उनका काम आसान होगा। तो इसके साथ ही हमारी ये आज की चर्चा खत्म हुई। मुझे लगता है कि अमिताभ और प्रकाश की वजह से बहुत सारी जानकारियाँ इन दोनों मसलों पर हमें जानने को मिली हैं, बहुत सारी समझ हमारी बनी है। इसके अलावा विकास, शार्दुल, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे प्रोड्यूसर आशीष और तीस्ता, इसके अलावा साउंड रिकॉर्डिस्ट अनिल, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।